ओके। आज हमारी कौन सी क्लास है? लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लगा दी थी, नहीं लगाई, क्योंकि ये आज होनी है क्लास। ठीक है, आज की क्लास हमारी क्या होगी? हाउ टू फाइंड निच। अब देखो निच क्या होती है? निच होता है कि किस चीज़ के ऊपर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, दैट इज़ निच। अब वो हम सेलेक्ट कैसे करते हैं? अब कुछ लोग होते हैं जिनका पहले से ही प्रीडिफाइन होता है कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर वेबसाइट बनानी है, मैं उस चीज़ के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। लाइक मेरा कोई लीगल बिजनेस है, मैंने उठा के हाउ टू रजिस्टर कंपनी, ठीक है, हाउ टू रजिस्टर डायरेक्टर, रिमूव कैसे करना है, करंट अकाउंट कैसे खुलवाना है, वो सब लो मैंने उठा के बना दिया। ठीक है, अगर कोई लीगल सर्विस है। इसके अलावा अगर मेरा कुछ और प्लान है कि भाई नहीं, मेरा तो कोई एक बिज़नेस है, लाइक जैसे मेरा बिज़नेस हो गया सूर्य सारी, ठीक है, कि हमारी तो कोई ऑफलाइन स्टोर है, उसकी हमारी शॉप है ऑफलाइन, बढ़िया काम चल रहा है, इसको ऑनलाइन करते हैं और बिज़नेस को डबल करते हैं। ठीक है, तो मैंने उठा के अपनी एक स्टोर डाल दी, लो ऑफलाइन में भी मेरा काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऑनलाइन में भी मेरा काम स्टार्ट हो गया। ये हो गया प्री डिफाइन, लोगों को पता है उनको क्या करना है। ठीक है, आपके फादर का, आपके चाचा जी का, आपके मामा फूफा जी का कोई बिजनेस है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन करना है, आप सीख रहे थे मार्केटिंग, आपने उनकी वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन काम उनका भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये तो है, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, या फिर आपने खुद सोच रखा है कि मैं तो भाई सीख के 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके अपनी मार्केटिंग एजेंसी खोलूँगा, सब साइड में करूँ। ठीक है, ये भी कुछ लोगों का माइंडसेट होता है। और कुछ होता है कि अपने खुद के बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, या फिर खुद का किसी ने कुछ काम कर रखा होता है, उसको ऑनलाइन लेके जाना, उस पर काम करना। तो ये क्या हो जाता है, हम जिस भी चीज़ के लिए काम करेंगे वो हमारे नीचे हो जाएगी। ठीक है, जैसे सूर्य सारी है, सूर्य सारी वो सारी की उसकी एक नीचे। ठीक है, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे नीचे है। ठीक है, वो टॉपिक, वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, दैट इज़ निच। अब हम बात करते हैं कि निच फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपको पहले से ना पता हो, सबसे मेन चीज़ कि आपको पहले से नहीं पता आप किस चीज़ की वेबसाइट बनानी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी निच प्रॉफिटेबल होगी। जैसे मैं अगर बताऊं, मैंने ना इंग्लिश की वेबसाइट परफॉर्म डीजी स्टार्ट कर दी आंख बंद करके, मुझे नहीं पता था इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या होगा, इससे इनकम कैसे की जा सकती है। मेरा था वेबसाइट बनानी, ऑनलाइन करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने वेबसाइट बना ली, ऑनलाइन करा, अब उसमें ट्रैफिक आया, गूगल मोनेटाइज से मैंने वेबसाइट को एडसेंस करा के उसको एक इनकम सोर्स बनाया, फिर एफिलिएट करना स्टार्ट करा। तो अलग अलग चीज़ें होती चलेगी, और फिर ऐसे ही मार्केटिंग एजेंसी, फिर यहाँ पे फिर अलग अलग एजेंसी से कोलैबोरेशन, फिर ब्रांड कोलैबोरेशन, और पता नहीं मतलब ऐसी चीज़ें होती गई धीरे धीरे। तो अब क्या होगा, अब इसमें मैं कैसे, जो मैंने स्टार्ट करा, अगर वो मेरे को पहले से ही पता होता कि मैं जैसे इंग्लिश की वेबसाइट से स्टार्ट कर रहा था, अगर मुझे पता होता मैं किसी और टॉपिक की स्टार्ट करता तो कितना प्रॉफिट होता, ठीक है, तो मैं वही चीज़ स्टार्ट करता जिसमें मेरे को प्रॉफिट होता, मैं इंग्लिश की स्टार्ट कभी नहीं करता। अब मेन चीज़ है कि मुझे प्रिडिक्ट कैसे होगा, मैं पता कैसे लगाऊंगा। आप एक बिगनर हो, आपको नहीं पता कौन सी वेबसाइट बनाने से कितना प्रॉफिट होगा। कुछ लोगों का तो सेट है, हाँ हमारा बिजनेस है, ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैसे भाई इस चीज़ में अपना काम करेंगे, किस तरीके से निच फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो, एक तो इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ इस चीज़ का काम मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ की कंटेंट, इस चीज़ की वेबसाइट या इस चीज़ पे हम चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेरा मन भर जाएगा उस चीज़ से और फिर मैं वो चीज़ करना छोड़ दूंगा। तो जितना लंबा आप किसी चीज़ को करोगे उतना बेनिफिट होगा। अब सपोज़ मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और किसी भी टॉपिक पे, लाइक मैंने एक वेबसाइट बना ली सर्वर फैक्ट, ठीक है, सर्वर फैक्ट। अब सर्वर फैक्ट क्या है? सर्वर फैक्ट एक वेबसाइट है जो कि होस्टिंग से रिलेटेड रिव्यू एंड ऑल ये सब देती है। इस वेबसाइट पे हम बेसिकली अलग अलग कंपनीज़ की होस्टिंग के रिव्यू को कवर करते हैं, जैसे ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, नेमचेप, बिगरॉक, माइल्स वेब, इन सबका एफिलिएट मेरे पास है। इनका ईयरली स्टार्टिंग, मंथली प्राइस या फिर जो इनका नॉर्मल चेकआउट प्राइस होता है वो सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, कि स्टार्टिंग प्राइस जो है वो इतना ईयर से है, ठीक है, होस्टिंग प्राइस आफ्टर जीएसटी एंड एट चेकआउट पे कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, जो कि आईएनआर में हो जाता है 2124 रुपये की। आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, जैसे ही परचेज करोगे मेरा एफिलिएट जो है यहाँ पे काम करना
स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे ये आपको बाहर ले जाएगा माइल्स वेब की वेबसाइट पे, एंड ये आए हो आप मेरी एफिलिएट लिंक की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एफिलिएट लिंक की हेल्प से। अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे इस वाले कॉर्नर में भी देखना, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आ रही है भाई होस्टिंग की जो एफिलिएट लिंक है मेरी वो आ रही है, ठीक है। ऐसे हवर करने से हमें नीचे लिंक दिखाई देता है कि क्या इस बटन पे लिंक लगा हुआ है। अब इस पर क्लिक करा, नॉर्मल वेबसाइट पे गया, यहाँ मेरा एफिलिएट हो गया, और अब अगर कोई बाय करता है तो मेरे को यहाँ से कमीशन मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो मैंने सर्व ऑफ एक्ट स्टार्ट क्यों करी, इस पर मैंने काम क्यों करा, मेरा दिमाग इसके लिए क्यों दौड़ा। सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉफिट मेरे को दिखाई दिया। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं वही चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट देखो मार्केटिंग में मेरा है, तो होस्टिंग, डोमेन, ये तो हम करते ही हैं, तो क्यों ना इनकी एक वेबसाइट बना ली जाए, है ना। क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई कितने लोगों को होस्टिंग दिलवानी है, क्लाइंट्स को दिलवानी है, स्टूडेंट को दिलवानी है, मेरे खुद 10 डोमेन मेरे पास है, तो ऐसे मतलब होता रहता है। तो डोमेन भी खरीदने है, होस्टिंग भी खरीदनी है, अब बाय करना है तो क्यों ना उसका कमीशन ही मिल जाए कुछ बीच में, है कि नहीं है। प्रॉफिट ही है, क्योंकि वो तो हर साल रिन्यू पैसे जो जाने हैं कुछ तो आएंगे, तो मैं तो भाई आ जाए उस पर भरोसा करता हूँ, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, मैंने वेबसाइट बनाने से पहले एक तो ये देखा कि हाँ मेरा एफिलिएट अच्छा हो रहा है, यहाँ से मेरे को अगर कोई बाय करता है कमीशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऑर्गेनिकली रैंक भी करा दूँ तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ होगा भी या नहीं, सबसे मेन चीज़ प्रॉफिट होगा या नहीं, है ना। अब प्रॉफिट होगा या नहीं, उसके लिए मेरे को रिसर्च करनी है, क्या ये चीज़ चलेगी, क्या ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। अब मैंने ना अलग अलग होस्टिंग्स के बारे में डालना स्टार्ट करा। अलग अलग होस्टिंग मैंने जैसे यहाँ पे जो डाल रखी हैं वो सारी वो होस्टिंग है जिनका बढ़िया चल रहा है, मतलब जिनका ट्रेंड अच्छा जा रहा है। बिगरो के लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे थे, नेम चिप कभी से इसका ट्रेंड बढ़िया चलता है। ब्लू होस्ट, होस्टिंगर, नेम चिप, बिगरॉक, माइल्स वेब, भाई इन सब का ट्रेंड अच्छा जा रहा है। ट्रेंड अच्छा जा रहा है, ये मेरे को कहाँ से पता चला, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है गूगल ट्रेंड। ये क्या होगी हमारे पास, गूगल ट्रेंड। देखो गूगल ट्रेंड एक बेसिक सी वेबसाइट है जो किसी भी कीवर्ड का डाटा आपको देती है कि वो कितना ट्रेंड पे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। अब मैं यहाँ पे अपना वर्ड सर्च कर लूँगा होस्टिंग। क्या सर्च कर लूँगा, होस्टिंग। होस्टिंग एक जेनरिक टर्म है जिसका मेरे को अगर इस तरीके से स्टैट्स देखना है तो वो इतना रिलायबल नहीं होगा, बट अगर मैं बात करूँ होस्टिंग में सर्च ना करके यहाँ पे किसी ब्रांड को सर्च करता हूँ, होस्टिंगर। मैंने क्या सर्च करा, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे को उसका एफिलिएट करना है। मेरी पूरी वेबसाइट होस्टिंग की है, मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्या यूज़ करूँगा, होस्टिंगर। जो मेरे कीवर्ड्स होंगे टारगेटिंग वाले या फिर जिस ब्रांड के लिए मैं एफिलिएट करने का सोच रहा हूँ वो। अब मैं यहाँ से कंट्री चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर सकता हूँ। इंग्लिश वेबसाइट, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट है, दैट इज़ ग्लोबल वेबसाइट। ये किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के लिए मैंने नहीं बनाई, ये पूरी दुनिया के लिए बनाई है। तो इसको वर्ल्ड वाइड हम चेक करेंगे। इसको पिछले कुछ दिनों के लिए चेक नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें रियल टाइम प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट का भी एक लेवल है, आपको रियल टाइम चाहिए या आने वाले टाइम के लिए चाहिए। मुझे कैसा चाहिए, आने वाले टाइम के लिए। आने वाले टाइम के लिए मेरे को पिछला टाइम इसका देखना पड़ेगा, सही चल रहा था या बेकार चल रहा था, और अब तक का इसका कैसा टाइम चल रहा है। इसने हर साल ग्रो किया है, हर साल नीचे गई है, कौन सा साल ऊपर नीचे, तो 5 साल का डाटा देख लो ना, पता चल जाएगा। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये तो भगवान मिल गया मेरे को, है ना। मतलब एक ऐसी निच, एक ऐसी प्रॉफिटेबल निच जहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर अडानी हो गया और फिर दोबारा गिर गया, नहीं, नॉर्मल चल रहा है। ऐसा ही स्टैट्स होता है। इस टाइप की कंपनीज अगर आपको मिलती है तो भाई कर डालो, क्योंकि ये इसकी डॉटेड लाइन भी कहाँ की तरफ इशारा कर रही है, हवा की तरफ, ठीक है। आसमान की ऊंचाइयाँ छू डाली इसने, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन को टच ही कर दिया, बस एक डॉट की और कमी रह गई, है ना। वो मैं लगा दूंगा अपने एंड से, कोई नहीं। तो अब आप देख लो कि सबसे ज़्यादा एफिलिएट फॉर द होस्टिंगर कंपनी दे आर डूइंग इन द कंट्री दैट इज लिथुआनिया जो भी है, ठीक है, बेनिन, पाकिस्तान, कैमरून, मोरक्को। अब भाई ये बहुत वैसी दिखा दी इसने, बट अगर मेरे को एफिलिएट करना है मैं इतने लंबे डाटा के अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगा इसमें, ठीक है। मैं इसको फिर अपना स्टैट चेक करूंगा पिछले 3 महीनों का, 4 महीनों का, 6 महीनों का क्या चल रहा है, कौन से कंट्री में, फिर उस कंट्री को पकड़ के उसके स्टेट्स में घुस जाऊंगा। जैसे मेरे को जाना भी इंडिया के अकॉर्डिंग इसका क्या स्टैट चल रहा है। ये तो दुनिया भर में भाग रही है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में भी कहाँ जा रही है भाई, ऊपर जा रही है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में भी वेबसाइट कहाँ पे जा रही है, बिल्कुल। अब दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा क्रेज़ है भाई। अगर आपको किसी भी कीवर्ड का पता लगाना है कि किसी कंट्री में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सर्च होता है, तो वो आप इसी की हेल्प से पता लगाओगे, ठीक है। अब निर्माल्या में एक बार हुआ था हमारे साथ, ठीक है, तो बता देता हूँ। उसमें
ये पता लगाना था हवन कप कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा। तो अब इसका आंसर तो बिल्कुल चुटकियों में मिल जाएगा, है ना। हम जाएंगे सर्च करेंगे, मिल गया भाई। कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप देख लो कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा भाग रहा है, आपको पता चल जाएगा। आपकी मार्केट ऑनलाइन में किस स्टेट को कवर करके आपका चल जाएगा, आपकी मार्केट एक्चुअल में कहाँ पे है। ठीक है, हमने यहाँ से 3 स्टेट निकाल लिए सबसे ज़्यादा जो चलते हैं, और उन स्टेट को पूरा ऐड बजट वहीं पे फूंक दिया। अब क्या हो गया, सेल ज़्यादा आएंगी ना। आप उस स्टेट में पैसा लगा ही रहे हो जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। भाई दिल्ली में सबसे ज़्यादा है होस्टिंगर, दिल्ली में आप होस्टिंगर की ब्रांडिंग करो दबा के, वहाँ सही चलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नीड है उस चीज़ की, सर्चेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर, बाकी लेकिन अगर किसी स्टेट में इंटरेस्टेड नहीं है लोग, तो हमें ऐड वहाँ पे ज़्यादा दिखानी चाहिए ना, ताकि लोग इंटरेस्टेड हों देख देख के। भाई वो तो पता क्या हो जाता है, आपको फंडिंग मिली, अब पैसे फूकने हैं तो लगा दो, क्या जा रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को इतनी ऐड दिखा दो कि मतलब वो कन्वर्ट ही हो जाए उस चीज़ में। 2 टेक्निक्स होती है हमारे पास, एक जो मार्केट चल रही है उसको पूरी को कैप्चर कर लो, उनको बोल दे कि वो बंदे वेल्स हैं, ठीक है, या फिर बुल हम उनको बोल देते हैं, जो मार्केट खा जाते हैं आके। ठीक है, एक होता है कि जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से शुरुआत की जाए ताकि मार्केट ही हमारी हो जाए। 2 तरीके होते हैं। तो सर एडवर्टीजमेंट तो उसी के लिए करते हैं, कन्वर्जन के लिए करते हैं कि लोग देख के हमारी कन्वर्जन के लिए करते हैं, सेल्स के लिए करते हैं। वहाँ पे जहाँ पे लोग हमन कप्स ऑलरेडी खरीदते हैं, जिन लोगों को पता है हमन कप क्या होते हैं, वो रेगुलर बाय करते हैं और उनको एक नया ब्रांड दिखाई दिया, मे भी वो बाय कर लें। दूसरा स्टेट जहाँ पे लोग बाय ही नहीं करते, वो जानते ही नहीं हमन कप क्या है, वहाँ पे कन्वर्जन कम हो सकता है। ठीक है, मतलब सेल अगर ज़्यादा चाहिए तो मे भी हमें वहाँ पे ऐड रन करनी चाहिए। सर आपने जैसे बोला कि निर्माल्य का वो होता है अपना, इसी स्टेट में बढ़िया बिल्कुल सेल है, पर्टिकुलर स्टेट में सेल ज़्यादा है, तो जब बजट पर्टिकुलर वहाँ पे ज़्यादा स्टेट लगाएंगे। में सेल पहले से ही ज्यादा है, तो वहां पे दोबारा ऐड क्यों दिखानी। ठीक है, छोटा मोटा दिखा दिया, ओके है कि लोगों के ध्यान में सर्चेज रहे। ज़्यादा है, हमने वहाँ पे स्पेंड करना स्टार्ट नहीं करा है, हमने ऐड रन ही करे। हम सोच रहे हैं कहाँ पे रन करें, हमें नहीं पता कहाँ पे इसके सर्चेज होते हैं, हमें नहीं पता कहाँ के लोग इस चीज़ को बाय करते हैं। ठीक है, अब मेरे को मार्केट पता चल गई कि हाँ महाराष्ट्र में भी हमन कप के ज़्यादा सर्चेज हैं, तो महाराष्ट्र में बिक जाएंगे, चलो वहीं पे ऐड चलाओ। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट था, उसके ना बेल्ट्स वगैरह के लिए हमें ऐड रन करनी थी। अब जो बेल्ट्स थी नॉर्मली जो मीशो अमेजोन इन पे जो एड्स चलती है ना, मतलब वो बेल्ट 300 रुपये की मिल जाती है, हम दे रहे थे उसको 500 रुपये की, क्योंकि हमारी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट थी। बट अगर आप फोटो देखोगे तो दोनों आपको सेम दिखाई देंगी, बट उनका वो प्लास्टिक का हुक था, हमारा मेटल का हुक था। वो देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि दोनों पे गोल्डन लेयरिंग होती है पेंट की, पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। वो हमारी एक्चुअल में 500 वाली थी, बट जो लोग ले रहे थे खरीद रहे थे वो प्लास्टिक वाली थी, वो एक्चुअल में कम उसकी वैल्यू थी 350 की। ठीक है, अब लोगों को अगर हम यहाँ पे ऐड दिखाएंगे उस प्रोडक्ट की तो एक चैलेंज हो जाएगा कि लोग तो 350 वाली लेंगे ना, वो हमारी ऐड देखेंगे और क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे आएंगे, प्राइस देख के वापस भाग जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि हमने ना साउथ दिल्ली में ऐड दिखाना स्टार्ट करा। ठीक है, जो इधर की नॉर्थ ईस्ट थी उसको छोड़ के सीधा साउथ दिल्ली को टारगेट करा, क्योंकि वहाँ पे भी पैसे वाले लोग हैं थोड़े ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये एक मेंटेलिटी है कि हाँ साउथ दिल्ली में महंगे आइटम बिकते हैं। ठीक है, फिर टारगेटिंग कुछ ऐसा करा कि भाई आईफोन वाले जो बंदे हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखा दो। ठीक है, कि हाँ भाई उनको भी पैसों की कमी नहीं है, वो क्वालिटी को समझते हैं, वो चीज़ देख के समझ जाते हैं, उनको पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है। वो पढ़ते हैं कंटेंट की इसमें मेटलिटी क्या है। यहाँ के बंदे रेट देख के लेते हैं, वहाँ के बंदे रिसर्च करके लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बाय करते रहते हैं, रेगुलर हैं चीज़ों के, तो देखते ही समझ जाते हैं हाँ ये पॉइंट्स मेरे को देखने हैं, दैट्स इट मैं बाय कर लूँगा, खत्म। ठीक है, तो हमने फिर उसकी साउथ में ऐड दिखाना स्टार्ट करा, हमारे पास रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो, दिन के 4, 5, 3 ऑर्डर ऐसे आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये था भाई एक ये चैलेंजेस। बहुत पहले हमारे पास मो में भी आया था, मो वेबसाइट के भी जो फर्नीचर थे वो बहुत महंगे थे। ठीक है ना, मतलब अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती का स्टैंड ही 800-1000 रुपये का स्टैंड था। स्टैंड इतना महंगा कैसे भाई, इतना महंगे स्टैंड का कौन क्या करेगा, 800-1000 रुपये का स्टैंड है। ठीक है ना, अगरबत्ती कितने की आती है आपकी, 150 रुपये का डब्बा आता है अगरबत्ती का, 50 स्टिक्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, अब आप ये देखो उसका स्टैंड 800 रुपये का दे रहे हैं, अब उसको बाय कौन करेगा भाई, वही शौकिया बंदे, उसकी भी साउथ दिल्ली और आईफोन वालों की टारगेटिंग ले। ठीक है, तो मतलब ये तरीके थे, बिल्कुल सिंपल तरीके, भाई किस तरीके से उसको उन लोगों को दिखाएं जो सच में उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, ये वाली है। डेली ऑब्जेक्ट भी एक वेबसाइट है, डेली ऑब्जेक्ट जो वेबसाइट है उस पर भी थोड़े से आइटम आपको महंगे मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब मोबाइल के स्टैंड आप दुनिया में सर्च कर लेना, लेकिन डेली ऑब्जेक्ट पे जो मोबाइल के स्टैंड आपको मिल जाएंगे, जिस डिज़ाइन के जिस प्राइसिंग में मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलने वाले।
लैपटॉप्स के कवर हो गए, डेली ऑब्जेक्ट पे जो कवर एंड स्टाइल्स आपको मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को अपने पास रखते हैं, खुद ही बनाते हैं डिज़ाइन एंड ऑल। कभी देखना भाई, बढ़िया वेबसाइट है, ठीक है। और उसके जो कस्टमर्स हैं ना वो भी वो हैं जो खर्च करने में डरते नहीं। मोह नाम है वेबसाइट का। वो फर्नीचर वाली तो मोह थी, एक है डेली ऑब्जेक्ट। डेली ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, मतलब इनके पास भी काफ़ी महंगे महंगे जो बैग्स होते हैं वो सब है। सर ये तो आपने बताया गूगल ट्रेंड्स पे कीवर्ड्स जाके, हाँ और आपने इसको कंबाइन कर दिया गूगल एड्स से, मतलब कि ई कॉमर्स के हिसाब से। भाई देखो या मेरा क्या सर्विसेज काम के है, हिसाब से। हाँ मेरा है कि मैं लेकिन- आप लोगों को गाइड करूँ, ठीक है, बट उन चीज़ों को नहीं, यूज़ कहाँ पे करना है वो समझना पड़ता है। नहीं, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसके लिए एक कीवर्ड तो दिमाग में नहीं आएगा मान लो, तो एक ही मल्टीपल कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, फिर कैसे पता चलेगा? मतलब देखो अगर मैं एफिलिएट करना चाहता हूँ होस्टिंगर के लिए, अब होस्टिंगर के कीवर्ड में सर्च करने जाऊँगा, मे बी हज़ारों कीवर्ड मेरे पास आ जाए, ठीक है, बट ये देखना ज़रूरी है कि होस्टिंगर आगे जाके ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं 1000 कीवर्ड के लिए मेहनत करूँ बाद में होस्टिंगर ही ख़त्म हो गया। तो गूगल ट्रेंड पे हम चेक करते हैं कि वो चीज़ सही है या नहीं, हम कीवर्ड नहीं निकालते वहाँ से, हम वो देखते हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सर ये तो एक प्रोमिनेंट नाम है होस्टिंगर, चलो उसका हमें कंफर्म भी है ऑलमोस्ट कि अच्छा ही आने वाला है। एफिलिएट्स में ब्रांड से देखते हैं मैम। एफिलिएट्स के हिसाब से क्या गूगल ट्रेंड्स पे जाके नॉर्मल एफिलिएट्स, जब अगर एफिलिएट मार्केटिंग करने का आगे फ्यूचर में प्लान है तब उनको ही देखना चाहिए कि किन किन को मैं एफिलिएट करूं अपनी, जैसे आपको तो आपका तो डोमेन ही ऐसा था सर्वर फैक्ट्स, और आपका एक तो पूरा विजन था कि मैंने इन चीज़ों को लाना है और इनकी एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और इससे मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन जो दूसरी नीच है ब्लॉगिंग्स की, उनको कैसे पता चले कि मैं किस वर्ड की एफिलिएट ढूंढूं, आगे उसका ट्रेंड कैसे जाने वाला है? वही चीज़ तो मैं अभी देख रहे हैं ना, जैसे मैंने ना सर्वर फैक्ट स्टार्ट कर दी थी, मैं तो इस पर बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, सिर्फ ये नहीं था कि मैं होस्टिंग एंड इनके रिव्यू दूंगा, नहीं और भी चीज़ें थी। एंड इवन मेरे को खुद नहीं पता था कि यहाँ से क्या इनकम आएगी। मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, सर्वर फैक्ट नाम मिल गया, ठीक है, एक्चुअली पार्टनर थे हमारे, हम लोग पहले 4 लोग थे जो सर्वर फैक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले की बात है। तो हम 4 पार्टनर थे, एक ही वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो हमने स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है भाई अपना एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। फिर जब हमने डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट करा तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आई दैट इज़ कि हम लोग डोमेन एंड होस्टिंग सेल करते हैं, ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि चलो यही करते हैं। फिर जब डोमेन होस्टिंग में घुसे तो पता चला कि हाँ होस्टिंगर सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे को ऐसी चीज़ें भी पता चली जो बेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको क्लास की शीट में ही नीचे आगे दिखाऊं तो इनमोशन एक iPage एक होस्टिंग थी, iPage होस्टिंग, आप मानोगे नहीं, वो $100 देती थी एक एफिलिएट का, दैट इज़ इक्वल टू अराउंड 8000, ठीक है। उसकी जो होस्टिंग की प्राइस थी वो $125 थी ईयरली, और वो देती थी $100 एफिलिएट का iPage। तो हमें लगा कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका एफिलिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ट्रेंड पता लगाया कि इसका करना सही भी होगा या नहीं होगा, तो पता चला कि ये कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है। ये कहाँ पे जा रहा है भाई, डाउन जा रहा है, पिछले 5 सालों में वर्ल्ड वाइड डाउन जा रहा है। फिर हमने इसका एफिलिएट नहीं किया, ठीक है। देखो हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, ठीक है भाई, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, हमने डिजिटल मार्केटिंग का सोचा चलो एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करें, फिर देखा कि हाँ उसमें ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। हम वही अभी फाइंड आउट करने का एक मेथड देख रहे हैं कि आप अगर कुछ भी स्टार्ट करते हो आपको कैसे पता चलेगा वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। आप जैसे कह रहे हो ना कि हमें पता था ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, नहीं मेरे को नहीं पता था ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था इस पर डालना क्या है। हमने जब रिसर्च करना स्टार्ट करा तभी पता चला कि हाँ ये प्रॉफिटेबल होगा, हाँ ये जो है इस पर काम कर सकते हैं। और फिर मैंने एक अपना मेथड बना लिया कि अगर किसी भी निच को फाइंड करना है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो उसके लिए हम ये स्टेप लेके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने काम करना है एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है, जो रिव्यू देते हैं, तो ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, उससे पहले ये देखना है कि मेरे को जो होस्टिंग देनी है वो किसके लिए क्या देनी है, ठीक है। अब मेरे को एक ब्रांड मिल गया होस्टिंगर, अगर मैं होस्टिंगर के सारे कीवर्ड को कवर कर लेता हूँ तो एफिलिएट में मेरी इनकम हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, सही है, इसके सर्चेस भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च जब मेरे को पता चलेगा, एक माइंड में आइडिया आया, आइडिया तो ये भी हो सकता है कि मेरे को एक बैग की वेबसाइट बनानी है
जैसे डेली ऑब्जेक्ट को सर देख आपने लिया, अभी that's बोला it। कि मैं होस्टिंगर के सारे कीवर्ड्स को वो कर लेता हूँ, मतलब अब उनके सारे कीवर्ड्स को कैसे यूज करोगे, क्या मतलब वो चीज थोड़ी मुझे समझ नहीं आई। ये मैम फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं। जब हम एक कैटेगरी को पकड़ते हैं ना, तो देखते हैं उस कैटेगरी में कवर क्या क्या होता है। निच सिलेक्शन ऐसे ही आपका होगा, ठीक है। निच सेलेक्ट हमने करी कि हमारा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, हम यहाँ से कभी नहीं निकलने वाले, ठीक है। और मैं इस पर आप कभी भी कंटेंट लिखवा लेना, मैं लिख दूंगा, मैं कभी भी इससे बोर नहीं होने वाला। मैं 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी बोर नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे को तो करना ही है, मैं तो माइंडसेट बना लिया, ठीक है। और भाई जो लोग सोचते हैं कि हम जो मर्जी कर लेंगे, हमें तो बस पैसे आने चाहिए, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। अब वो पॉसिबल कैसे है? वो मेथड्स की हेल्प से पॉसिबल है। हमारा इंटरेस्ट था, हमने काम स्टार्ट करा तो हमें पता चला कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे को काम ही उसके लिए करना है जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अब हम कर रहे थे तो हमें एक वे पता है कि कैसे पता चलेगा वो प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। अब मैंने होस्टिंगर में देखा, मुझे नहीं पता था कि होस्टिंगर से 200 300 400 डॉलर आराम से निकाले जा सकते हैं महीने के, या फिर $1000 भी महीने के निकाले जा सकते हैं, मुझे नहीं पता था, ठीक है। जब हमने एक आइडिया सोचा, फिर देखा कि हाँ कैसे पता चलता है। अब मैं किसी और कंपनी का भी आपको बता सकता हूँ, मतलब एक हमारे पास मेथड आ गया, जिस मेथड को यूज़ करके मैं बता सकता हूँ कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ठीक है। ये अब मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ। रिसर्च क्या है? हमने सोचा हमें काम किस पे करना है। निच सिलेक्शन हो गया, आई वांट टू स्टार्ट वर्क ऑन होस्टिंगर कैटेगरी फॉर द होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब ये मेरी एक निच सेलेक्ट होगी। निच में भी माइक्रो निच सिलेक्शन हो गया। निच मेरी ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की थी, माइक्रो निच मैंने पकड़ लिया कि किस पे काम करना है, होस्टिंगर को लेके काम करना है। अब मैं इसकी एक कैटेगरी बना लूँगा अपनी वेबसाइट पे। अब देखो कीवर्ड कैसे कवर करते हैं, हर तरीके से उसको कवर कैसे किया जाएगा, हज़ारों ट्रिक्स, हज़ारों कॉन्सेप्ट्स, हज़ारों वर्ड्स, वो किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि वो कैसे कवर होंगे, और फिर कि उनसे प्रॉफिट या पैसा कितना बन सकता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर होस्टिंगर पे काम करते हैं, एफिलिएट में तो ये देता है जितने की भी आप सेल करोगे उसका 60%, कितना देता है होस्टिंगर की होस्टिंग। अगर आप सेल करते हो, आपने ₹1000 की होस्टिंग बेची, 60% आपको कमीशन दे देगा, जिसका मतलब है ₹600 आपको उसका कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अब भाई मुझे ये देखना है कि मैं महीने में कितनी बेच सकता हूँ, वो बाद की बात है। जब मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो उसमें से कुछ % लोग बाय करेंगे। 1000 लोग आ रहे हैं, 3-5% लोग बाय कर रहे हैं, 20-30 लोगों ने खरीद लिया, तो मैं महीने की कितनी होस्टिंग बेच दूंगा भाई? 20-30 होस्टिंग बेच दूंगा, जिसका 60% कमीशन मेरे पास आ जाएगा। एक सीधी सी कैलकुलेशन है, एक होस्टिंग ₹2000 की है, 10 होस्टिंग मैंने बेची, 20,000 हो गए, 20,000 का 60% होता है 12,000, तो 12,000 मेरी महीने की इनकम हो जाएगी। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे 1000 बंदों का ट्रैफिक लेके आता हूँ तो, ठीक है। 1000 बंदे कौन से? जो होस्टिंगर में इंटरेस्टेड हों, वो 1000 बंदे, ठीक है। अब वो होस्टिंगर में इंटरेस्टेड कैसे भी हो सकते हैं, या फिर मैं ही उनका इंटरेस्ट उसमें बना सकता हूँ, ठीक है। नहीं, ऐड दिखा के नहीं, मैं यहाँ पे किसके लिए काम करूँगा? मैं करूँगा यहाँ पे SEO की हेल्प से काम, क्योंकि एडवर्टीजमेंट मैंने चलाई, मेरे को बहुत महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। एक मेथड था, एफिलिएट से मेरी इतनी इनकम हो रही है। अब अगर मैं गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर लेता हूँ तो मेरी इनकम कितनी होगी, ठीक है। मतलब 1000 लोग जो आ रहे हैं, एडसेंस से मेरी कितनी इनकम निकाल के दे देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा कंटेंट जो मैंने एफिलिएट के लिए नहीं बनाया, ठीक है। लाइक मैं वहाँ पे सिंपल दे रहा हूँ कि होस्टिंगर क्या है, कैसी है, इसका उसका क्या कहते हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे सपोज मैं एफिलिएट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक अपना एक नॉर्मल सा रिव्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसमें एफिलिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो जिस ब्लॉग पे मैं एफिलिएट नहीं कर रहा, वहाँ से इनकम कैसे होगी? मैं एडसेंस लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं एडसेंस लगा दूंगा, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो जाएगा। और इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स ढूंढूंगा इंफॉर्मेशन वाले, कि होस्टिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ठीक है, डोमेन कहाँ से मिलता है, कहाँ से बाय, ये ऐसे और छोटे मोटे टॉपिक्स बना लूँगा, ठीक है। कि हाँ, डोमेन आप होस्टिंगर से भी ले सकते हो, वहाँ पे एफिलिएट हो जाएगा। बट वो है होता क्या है, उसके लिए मैं सिंपल अपना ब्लॉग बना लूँगा, ठीक है। और उस ब्लॉग पे सब पे एडसेंस लगा लूँगा। सेकंड वे मेरा क्या हो गया? इनकम हो गया। अगर मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं एडसेंस वाले, तो मेरे को कितनी इनकम होगी? होस्टिंगर का तो मैंने सोच लिया, 12,000 होस्टिंग मेरी हो जाएगी। अगर 1000 लोग इंटरेस्टेड वाले आते हैं तो 12,000 मेरे महीने के हो जाएंगे, ठीक है। अब एडसेंस से कितना बनेगा? सेकंड रिसर्च हमारी जाएगी किसके लिए? गूगल कीवर्ड प्लानर। किसके लिए भाई? गूगल कीवर्ड प्लानर। ये लो,
अब मैं भाई गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाता हूँ। इन सब पे अकाउंट्स बनाने होंगे ना मतलब? हाँ, ये गूगल कीवर्ड आप अकाउंट बना सकते हो, लेकिन गूगल एड्स थोड़ा सा अलग हो गया भाई। ये जो लोग एड स्पेंड नहीं करते ना उनको अब दिखाता नहीं है ये। जैसे गूगल ट्रेंड्स था, उस पे भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? नहीं, वो तो आपका सिंपल लॉगिन करोगे हो जाएगा, लेकिन गूगल अकाउंट जो होता है ऐड अकाउंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रॉपर। गूगल ट्रेंड तो नॉर्मल भी एक्सेस हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। कीवर्ड सर्च क्या करना है, देखो मैं जो मोस्टली कंटेंट लिखूंगा वो किससे रिलेटेड होंगे, डोमेन और होस्टिंग से। तो मैं एक सिंपल वर्ड सर्च करता हूँ, होस्टिंग। क्या सर्च करता हूँ, होस्टिंग। इवन अगर मैं होस्टिंगर के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं होस्टिंगर भी सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। होस्टिंगर मैंने सर्च कर लिया, गेट रिजल्ट कर लिया। होस्टिंगर को मैंने यहाँ पे सिर्फ इंडिया ना रख के यूनाइटेड स्टेट और मतलब ग्लोबल का एक ऑप्शन अगर मेरे को मिल रहा है, बट ये ग्लोबल का देता है नहीं, ठीक है। तो मैं यूनाइटेड स्टेट इसको कर देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट कंट्री, ठीक है। इंडिया और यूएस ये दो में लेके चल रहा हूँ। बाकी होस्टिंगर जिन जिन कंट्री में ज़्यादा चल रही थी, जो हमने गूगल ट्रेंड पे देखा था, अब उनको हम यहाँ पे डालेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्चेज वहाँ होते हैं। एसईओ करूँगा तो मैं सबसे ज़्यादा वाले को टारगेट करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 6 महीने 8 महीने बाद रैंक करवा के अर्न करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ ना ज़्यादा लोग वेबसाइट पे आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हीं कंट्री को पकड़ूंगा जहाँ पे होस्टिंगर ज़्यादा सर्च हो रहा था। अब वो गूगल ट्रेंड से आपको मिल जाएगा, लाइक ये रहा। अब ये तो हो गया पिछले 5 सालों में। मैं देखना चाहता हूँ पिछले 90 दिनों में या पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा होस्टिंगर कहाँ सर्च हो रहा है। 5 साल का डाटा भी बहुत पुराना हो जाता है, तो मैं 1 साल का ले लेता हूँ, ठीक है। 1 साल में ये इंडिया सेलेक्ट, इसको ग्लोबल कर लेते हैं ताकि कंट्री मेरे को बेसिकली पता चल जाए। अब कंट्री मेरे पास आ रही है वही, ठीक है। तो उठा के मैं गूगल अपने जो कीवर्ड प्लानर था यहाँ पे इस कंट्री को सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड कंट्री मेरे पास क्या आ रही थी, ये वाली आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा भाई और भी कंट्री हमारे पास आ रही थी, तो उनको मतलब 1 बाय 1 हम ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतना इनफ है अभी के लिए। इसमें डाटा तो दिख ही जाएगा, मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो पता चल जाए आप लोगों को बस, ठीक है। अब देखो भाई, ये हो गया होस्टिंगर के लिए। अब होस्टिंगर में आप है ना यहाँ पे आके अब ये देखना स्टार्ट करो कि इनकी सीपीसी कैसी जा रही है। सीपीसी में जो टॉप ऑफ द पेज होता है उसको आप क्लिक कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हो 1000 रुपये की सीपीसी है, 976 रुपये की सीसी है, सीपीसी है। 682, 572, 551, 508, 496, 482, 431, ऐसे करते करते मैं नीचे 100 रिजल्ट तक भी आ गया। 100 रिजल्ट तक भी मेरे पास 145 रुपये की सीपीसी है। इट मीन्स $1 से ज़्यादा की सीपीसी हर कीवर्ड पे है। अगर कोई एक बंदा भी क्लिक करता है, इस सीपीसी का 60% आपके पास क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये होस्टिंगर के सारे कीवर्ड्स है। क्या है, होस्टिंगर के सारे कीवर्ड्स होने के चांसेस। क्योंकि मैंने सर्च क्या करा भाई, होस्टिंगर सर्च किया, बट इसमें कुछ और भी इन्होंने उठा के दिखा दिए, ठीक है। सिर्फ होस्टिंगर ना दिखा के और भी टर्म्स इन्होंने दिखाई हैं, बट कोई नहीं, हम इनमें से होस्टिंगर या होस्टिंग वाले जो वर्ड्स हैं उनको दोनों को टारगेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सीपीसी हमने कितनी देख ली भाई, एकदम सही जा रही है। 100 मेरे को ऐसे वर्ड मिल गए अलग अलग जिन पे 1000 रुपये से ज़्यादा की सीपीसी है। इट मीन्स हाँ, काम करने के लिए सही है, इस पे काम किया जा सकता है। एक सीधा सा अंदाज़ा, 1000 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने, 1000 लोग जो पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से 20-30 लोग अगर क्लिक करते हैं, हर एक बार मेरे को $1 से ज़्यादा की इनकम होगी। क्योंकि जो नीचे 145 था ना, उसका भी आप 60% करोगे तो वो $1 अप्रॉक्सीमेटली बनेगा, ठीक है। तो हर बार मेरे को $1 की इनकम बनेगी, 20 से $30 मेरे वहाँ से हो जाएंगे। और ब्लॉग के केस में क्या होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। एफिलिएट के केस में ट्रैफिक कम होता है। एफिलिएट में खरीदने वाले लोग होते हैं, 1000 लोग आएंगे खरीद रहे हैं, मतलब सही इनकम है। लेकिन ब्लॉग के केस में ना लोग आते हैं पढ़ने के लिए, वो 10,000, 20,000, 30,000, इवन परफॉर्म डीजी को आप देख ही लो आपके सामने, उसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख नॉर्मल है, ठीक है। मतलब 5 लाख भी टच हुआ है, और उस टाइम पे एडसेंस से मेरा अच्छा आया था रिवेन्यू। बट मेरे इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं ना, उनका आप यहाँ पे सीपीसी देखोगे ना, शर्म आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल 2 रुपये 5 रुपये होता है,
5 लाख का वेबसाइट का ट्रैफिक था, और 2 रुपये 5 रुपये वाली जो CPC है उनसे मेरी वेबसाइट पे रिवेन्यू जनरेट हुआ था अप्रोक्सीमेटली $400 के करीब। ठीक है, मतलब महीने का $400, तो 30,000 ही हो जाता है। और CPC बहुत कम था। मेन चीज़ है यहाँ पे CPC अच्छा है। मेरी वेबसाइट पे जो 5 लाख लोग कर रहे थे वो यहाँ पे आपके 50,000 लोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि हाँ इसको टारगेट किया जा सकता है। एडसेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 20 अगर क्लिक आ रहे हैं तो $20 बनने के चांसेस हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये जो कीवर्ड्स यहाँ से आप टारगेट करेंगे, हम मान लो आपको मिले कि ये अच्छे हैं, ये यूज कर सकते हो, ये फिर आप SEO में, ब्लॉग में, कंटेंट में यूज करोगे ये सारी यस, इनको SEO और ब्लॉग में हम लोग कवर करेंगे। मतलब किसी भी तरह से हमारे रिटर्न में, मटेरियल में इनको यूज करते हुए हम यूज करते जाए। यस, आज तो हमें ना, हम एक कहते हैं ना जिसे ओवरव्यू ले रहे हैं चीज़ों का, है ना, पैसा कहाँ पे ज़्यादा है, कौन से में फ़ायदा होगा, किस वर्ड को टारगेट करना सही होगा नहीं होगा, इन वर्ड को टारगेट कैसे करना है, इनको वेबसाइट पे कैसे यूज़ करना है, इनका एक पूरा माइंड मैप कैसे बनाना है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, वो बाद की चीज़ है ना, पहले ये तो सोच लो बनाना क्या है। मतलब ये कंटेंट का रॉ मटेरियल है, मतलब एक तरह हाँ बिल्कुल, हम सोच रहे हैं कि फैक्ट्री किस चीज़ की डालें। अब फैक्ट्री में मशीन कौन सी लगेगी वो तो बाद में डिसाइड होगा, पहले देख रहे हैं फैक्ट्री किस चीज़ की डालें। सर अब इसमें जैसे 100% श्योर है कि अगर जो भी बंदा आएगा वो क्लिक जरूर करेगा हमारी ऐड पे? क्लिक जरूर नहीं करेगा, मैंने कहा ना परसेंटेज होती है। जैसे एफिलिएट था, 2 से 3% लोग खरीद लेंगे, ये एक परसेंटेज है जो ग्लोबल चलती आई है आज तक, हमेशा ऐसा होता है। इवन मैं आपको अपना एडसेंस भी दिखाऊं ना, तो मुझे ये पता है कि भाई 10,000 लोग आ रहे हैं तो 1.5 से 2% लोग उस पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, 1.77% लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब 1000 लोगों में से 17 लोग क्लिक कर रहे हैं एड्स के ऊपर। अच्छा, हाँ, और ये स्टैट है ना, आप लंबे से लंबा देख सकते हो, पुराने से पुराना स्टैट। ये तो खैर आज का हो गया, येस्टरडे का दिखाता हूँ। देखो येस्टरडे में हमारे पास कितने पेज व्यूज थे, 6.74 हज़ार पेज व्यूज थे, 1.35 का CTR था। मतलब हाँ, 1000 में से कितने लोग क्लिक करेंगे? 13 लोग क्लिक करेंगे, खत्म। अच्छा, तो सर इसमें जैसे वो है ना, मतलब क्लिक करेंगे एड्स के ऊपर तो एड्स की CPC जो होगी उसका रिवेन्यू हमारे पास आ जाएगा 60%। अब देखो हमने ना लो से लो देखा है। सर मैं कह रहा था कि जो आपने एड्स मेरे को पिछली बार वो बताई थी हमें कि वो न्यूज़ जो चैनल यूज करते हैं वो कौन सी ऐड होती है? वो तो भाई बहुत सारी अलग अलग एड्स प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब जैसे गूगल एडसेंस है। वो बताया था, एक कैटेगरी बताई थी ऐड की, इसको इस तरह, ये वाली ऐड को ये बोलते हैं, जो न्यूज़ चैनल में यूज होती है, जो वो बिल्कुल छुप सी जाती है, ऐसा लगता है कि ये कंटेंट और उसके बीच में डिफर नहीं कर पाते हम ऐड के बीच में। वो उन्होंने वो डिस्प्ले नहीं, वो इन्होंने कुछ फ्लैक्स ऐड होती है, वो जो पोस्ट के बाद आती है, उनमें पता नहीं चलता है, उनको फ्लैक्स ऐड या डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। NDTV या कोई सी न्यूज़ चैनल खोल के दिखाई थी, उसका अपना वो नाम टेबोला ने ऐड लगा रखी थी, टेबोला की एड्स थी, वो गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेट है। हाँ हाँ, वो ऐड का टाइप नहीं है, वो गूगल एडसेंस का ऑल्टरनेट है। अच्छा, तो वो कैसा रेवेन्यू देता है? उसका रेवेन्यू ना थोड़ा कम रहता है। देखो गूगल एडसेंस लोग यूज करते हैं क्योंकि इसका रेवेन्यू ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा देता है इसलिए लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब इसका कॉम्पिटिटर आया है इजोइक एक प्लेटफॉर्म है, वो इससे ज़्यादा देता है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो माइक्रो निच वेबसाइट को मोनेटाइजेशन देता ही नहीं, मेरी वेबसाइट को नहीं मिला। ठीक है, इजोइक हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, टेबोला हो गया, मीडिया.net हो गया, प्रोपेलर हो गया, ये सारे ना एड्स के प्लेटफॉर्म है, सारे के सारे एड्स के प्लेटफॉर्म है, किसी से भी मोनेटाइज करा लो वेबसाइट को। लेकिन पैसे ज़्यादा कौन दे रहे हैं? गूगल दे रहा है। आप गूगल के अकॉर्डिंग काम कर लो, है कि नहीं है? हम तो इसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे अगर ये ज़्यादा CPC दे रहा है हमें। बिल्कुल 60% दे रहा है अमाउंट का। अब ये तो मिनिमम से मिनिमम थे, हाई पे चलेंगे तो फिर तो देखते ही रह जाओगे। कितना है भाई यहाँ पे? 82,000, 25,000, 10,000, 8,000, 4,000, 4,000, मतलब 100वें रिजल्ट तक आगे अब भी 1,000 रुपये है कम से कम। मतलब हाई से हाई है इन कीवर्ड्स के लिए। मतलब लोग 207 रुपये से लेके 1,200 रुपये तक की ऐड चला रहे हैं। हाई से हाई तो देखा ही का है, अभी देखा ही तो। और ये सच में मतलब जाती है इतनी CPC। $7 एक क्लिक का मेरे को मिला है मेरी वेबसाइट पे, दिखाऊं? देखो ये देखो, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एडसेंस में एक क्लिक मेरे पास आया था, मेरे को एक क्लिक का $7 मिला था। कितना मिला था?
$7। सर 7 या 60? 7, मतलब एक ऐड पे क्लिक हो गया, $7 हो गया। जो आपको दिख रहा है ना कि भाई इतनी सीपीसी इतनी सीपीसी, मतलब उतनी होती है नहीं होती है, उस चीज़ के लिए ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई, यूनाइटेड स्टेट से एक क्लिक आया था और उसी में ही 6.91, मतलब 9 सेंट बचे। $7 है ये, $7 है, 9 सेंट मेरे से ले लेना। ठीक है, कितने हो गए भाई? सर अब ये अब आपकी वेबसाइट का रेट, ये आपकी वेबसाइट का रेट होता है या फिर जैसे क्लिक के हिसाब से होता है? क्लिक के हिसाब से होता है भाई। देखो हर कीवर्ड का अपना अलग रेट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास ये एक कीवर्ड है, बेस्ट वेब सर्वर होस्टिंग। अगर इस वर्ड को कोई सर्च करता है और गूगल पे किसी को ऐड चलानी है तो एडवर्टाइजर इस वर्ड पे 396 रुपये से लेके 1619 रुपये खर्च करने के लिए रेडी है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम मैं अगर इस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के लिए रैंक करा देता हूँ, ठीक है, तो अब लोग सर्च करेंगे तो उनका इंटेंशन क्या है? यही। ठीक है, अब मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो उस कीवर्ड से रिलेटेड एड्स उनको दिख सकती हैं। ठीक है, हालांकि यूजर्स के अकॉर्डिंग ऐड दिखती है, लेकिन जो आप सर्च करके आ रहे हो उस सर्च के बेसिस पे भी गूगल कई बार ऐड दिखाता है। ठीक है, मतलब वही अगर ऐड आ जाती है वैसी, तो सीपीसी मेरी क्या जाएगी? हाई जाएगी। सर मतलब जैसे अगर आपकी वेबसाइट पे आज $60 का एक क्लिक आ जाए, हाँ, और अब मैं जाके दोबारा उस पर क्लिक कर दूं, तो वो क्लिक आया था यूएस से, मैंने क्लिक किया है अपना इंडिया से, तो फर्क रेट का सेम रहेगा या फिर ऐड भी तो वो आनी चाहिए ना। ऐड असल में क्या होता है, चेंज होती रहती है। ऐड दिखती है आपको आपके अकॉर्डिंग, आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अगर आप नॉर्मल ऐसे वर्ड सर्च करते हो तो आपको वो ऐड वही दिखाई, अगर ये वाली ऐड दिखाई दी तो देखो इतना ही भाई मिलेगा। ठीक है सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर चलो सेम आईडी भी आ गई मेरे पास, मैंने इंडिया से किया, उसने यूएस से क्लिक किया, हाँ, तो सेम रेट आएगा आपका? नहीं भाई, मतलब ये ना हर कंट्री का अलग अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से सब कुछ कट कर दूँ और सिर्फ इंडिया रहने दूँ, इंडिया, ठीक है, इंडिया मैंने यहाँ पे लिख लिया और मैंने सर्च सेव कर दिया यहाँ पे, और होस्टिंग में सर्च कर लेता हूँ। क्या सर्च कर लेता हूँ? होस्टिंग। हर वर्ड की हर कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग सीपीसी होती है, याद रखना। ठीक है, अब मैंने जो होस्टिंग सर्च करा है भाई, एक बार इसका देख लेते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है। होस्टिंग 15 रुपये से लेके 163 रुपये इंडिया में लोग इस कीवर्ड पे ऐड चलाने के लिए देते हैं। ठीक है, इंडिया में 15 रुपये से 163 रुपये देते हैं लोग ऐड चलाने के लिए होस्टिंग वर्ड पे। वहीं अगर मैं बात करूं कि होस्टिंग वर्ड को ही लोकेशन में यूनाइटेड स्टेट में लोग कितने रुपए दे देते हैं, सेम वर्ड पे यूएस में कितने लोग खर्च कर रहे हैं? 363 रुपये से लेके 1537 रुपये। इंडिया का कितना टाइम्स हो गया सोच लो। इंडिया में मिनिमम 15 रुपये दे रहे हैं। 15 रुपये की 60% कितनी होती है? मैं तो काम ही ना करूँ, बैठ जाऊँगा, छोड़ दूंगा उसको, मैं नहीं कर रहा ये काम। ठीक है, 15 रुपये की 60%, 2-4 रुपये के लिए काम करेंगे क्या? वहीं पे 363 रुपये का 60%, वो ज़्यादा है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि दो बंदे अलग अलग सेम ऐड पे क्लिक करेंगे, तो वो जो मतलब जो सीपीसी है वो हर क्लिक के हिसाब से अलग अलग होती है या फिर टाइम के हिसाब से चलती है? कंट्री वाइज चेंज हो गया ना। आप देखो ना, इंडिया से आप क्लिक कर रहे हो, इंडिया का तो सीपीसी 15 रुपये से कितना था, 150 रुपये। वही यूएस का एक बंदा है, उसके लिए वो ऐड महंगी होगी, वो मेरे को 363 के हिसाब से पे मिलेगा। मतलब सर अलग अलग चार्ज है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग चार्ज है सर। अलग अलग इसका नहीं है सिस्टम का, मतलब आईपी का, कि जैसे मतलब आपने करा और मैंने करा एक ही बंदे का, हम तो दिल्ली में ही ज्यादा वो भी नहीं है। असल में पता है क्या होता है, ये ना रेट बीच की होती है। क्या होती है? हाँ, इसमें ना अलग अलग हो सकता है। मतलब आप क्लिक कर रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, हम दोनों का भी अलग चार्ज हो सकता है, क्योंकि वो बैकएंड में ना गूगल के एल्गोरिदम है। इसको थोड़ा एडवांस वे में समझते हैं। मान लो मुझे ऐड दिखानी है आप 2 लोगों को, ठीक है, मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ है, कह रहा है मैं 20 रुपये से 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब आप वो जो होस्टिंगर दिन में 4 बार सर्च कर रहे हो पढ़ाने के लिए, और एक दूसरा बंदा ये जो अब आप मान लो जो ऑनलाइन हो, ठीक है, आप क्या करते हो, होस्टिंगर बाय करने के लिए सर्च कर रहे हो। ठीक है, महीने में 2 बार बाय करने के लिए सर्च करते हो। ठीक है, अब मुझे पता है तो पढ़ाता है,
ठीक है, पढ़ाता है, बच्चों को बताएगा, 100 में से 2 बच्चे खरीद लेंगे, कन्वर्जन कम होगा। मेरे पास एडवर्टाइजर बैठा है 30 से 50 रुपये लेके, मैं 30 रुपये दे देता हूँ क्लिक के, खत्म। वहीं पे एक बंदा महीने में 2 ही बार सर्च करता है सेम वर्ड, ठीक है, सेम चीज़। अब मुझे पता है ये खरीदने के लिए सर्च कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 50 रुपये की ऐड दिखाऊंगा ना उसको। एडवर्टाइजर से एक बजट ले लिया कि आप बता दो कितने खर्च करने हैं। अब गूगल अपने अकॉर्डिंग सेम ऐड को कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द यूज़र, कि यूज़र लग रहा है कन्वर्ट हो सकता है, लग रहा है बाय करेगा, लग रहा है क्लाइंट का प्रॉफिट होगा, उसको महंगे क्लिक पे क्लोज कर देगा। और एक हो जाएगा कि हाँ ये बंदा है, लग रहा है ठीक है, क्लोज कर सकते हैं, ये इसको लेना वेना नहीं है, मजे लेने हैं, इसको मैं 30 ही में ख़त्म करूँगा। मतलब सर हाँ वही पूछा मैंने, वो यूजर बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना। ये कॉन्सेप्ट है। सर बताओ। मैं बोल रहा था मतलब मैम 1 मिनट, हाँ बोलो। बंदे को देख के बंदा बढ़ाता है, वो लेता है, हाँ। वो सर्च लेगा, खरीदेगा, उसको देख के चार्ज बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये ना बिल्कुल एक ऐसे कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या गया, मैं एक जगह पे गया, एक शोरूम में गया, ठीक है, एक शोरूम में भाई, वो शोरूम था लहंगे का, ठीक है, मैं सूर्य साड़ी के लहंगे के शोरूम में जाके बैठा हूँ। वो मेरे को कह रहे हैं इसकी कॉस्ट है ना 50,000 हो। भाई साहब मैं बैठा हूँ, एक बंदा आ रहा है कोल्ड ड्रिंक लेके वहाँ से, ठीक है, अब मैंने वो देख लिया 50,000। अब मैं वहाँ से बाहर निकल के आ गया, साइड में एक शॉप थी, मैं उस पर गया, मैंने पूछा हाँ भाई, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं, एक ही बंदा है पूरी शॉप पे, वो दिखा रहा है खोल खोल के सबको, जल्दी ऐसे पड़ा हुआ था, निकाल के मेरे को दिखा दिए, सेम प्रोडक्ट था, ठीक है। उसने कहा कि ये तो मैं 45,000 का दे दूँगा, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, सर्विसेज फैसिलिटी, और उसको लग रहा है कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है, प्राइस अप एंड डाउन अपना कर रहा है, ठीक है। उसको पता है भाई मैं उसको वो चीज़ नहीं दे रहा कस्टमर को, ठीक है, और मैं भी पता नहीं खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, बट मेरे पास चीज़ वही है, सस्ता दे दूंगा तो मैं भी खरीद लेगा, ठीक है, तो उसको सस्ता ऑफर कर देगा। एक है महंगी चीज़, सब कुछ एकदम लग्जरी, उस बंदे को वो क्या करेगा, वो अपने सारे कमीशन वमीशन जोड़ के उसको महंगा ही देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसा एग्जाम्पल था, थोड़ा सा अलग डिफरेंट में। अगर मैं आपको बताऊँ ना मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में ना अगर क्लाइंट कहता है ना मेरा ई कॉमर्स का बजट 50,000 का है, मैं उसको 60,000 बोलूँगा, ठीक है। और अगर ई कॉमर्स का ही बजट मेरे को क्लाइंट कहता है ना मेरा 15,000 है, मैं 20,000 में उसको डन करूँगा, चाहे सेम ही वेबसाइट क्यों ना हो, चाहे सब कुछ सेम ही क्यों ना हो। ये होता है कि मेरे को लग रहा है कि हाँ इस बंदे का पोटेंशियल है, ये बंदा चीज़ें ढंग से लेके चल सकता है, ये बंदा पे करने का इसका मतलब है, ये कर देगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रेट दिया जाता है। आपने देखा होगा ना फ्रूट वाले बंदे होते हैं, ठीक है, रेडी वाले, वो आपको बोल देंगे केले तो 60 रुपये हैं। आप थोड़ा सा आगे गए, दूसरा बंदा आया, ठीक है, पैसे हाथ में लेके खड़ा है कि भैया केले बता दे, एक दर्जन केले देगा 70 रुपये है, जल्दी पैक कर ले दे। ऐसा होता है, मतलब जो जितने में कट रहा है काट दो। गूगल भी सेम टेक्निक यूज़ करता है भाई, उसको पता है बिकेगा, चल थोड़ा सा बढ़ा के बेच डाल, क्योंकि प्रॉफिट ही आएगा सीधा, ठीक है। और भाई नहीं बिक रहा, थोड़ा सा कम करो, जैसे करो, मुझे पता है ये तो बस ऐसे पूछ के निकल जाएगा, बाइक पे खड़ा हुआ है, अभी मेरे से पूछेगा, आगे वाले से पूछेगा, आगे वाले से पूछेगा, निकल जाएगा। ऐसे ही ये बंदा दिन में 20 बार सर्च कर रहा है, इसको खरीदना नहीं है, उसको सीपीसी कम ही दो, बस टाइम पास कर। हाँ। एक बंदा है जो आया, क्लोज, खत्म, चलो भाई जाओ, रेट फिक्स, डन है, चलो भाई बाय, ऐसे होता है, ठीक है। सर आपकी वेबसाइट एक तरह से पार्टनर वेबसाइट हुई, मतलब हाँ, जब हम AdSense गूगल के से पार्टनर हैं, हम गूगल की हेल्प करते हैं जो हमारे विजिटर्स हैं उनको ऐड दिखाने में, तो हम एक तरीके से गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। और सर गूगल अगर इतना पार्टनर वेबसाइट्स को कितने % देता है, तो फिर अपने पास भी रखता होगा, जैसे बिड के हिसाब से अगर बताया ना 60% हमें देता है, 40% अपने पास रखता है। अच्छा, चाहे एफिलिएट हो चाहे ये एडसेंस में हो। क्या एडसेंस? एफिलिएट मार्केटिंग तो में तो आपका सीधा साइट पे चला जाता है दूसरा बंदा ना, एफिलिएट में तो हाँ वो खरीदेगा तो कमीशन मिल जाएगा, एफिलिएट में वहाँ ये पे है। भी 60% होती है। नहीं मैम, सबका अलग कमीशन है। इसमें ये हो गया कि मैं एक फैक्ट्री वाला बंदा हूँ, मैं लहंगे वहंगे बनाता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास शॉप वाला बंदा आया जो मेरे से हर महीने 10 लहंगों का ऑर्डर देता है। एक मेरे पास शोरूम वाला बंदा आया जो हर महीने 50 लहंगों का ऑर्डर देता है। मैं 10 वाले को लहंगा दे रहा हूँ 49,000 का, शोरूम वाले बंदे को दे रहा हूँ 40,000 का, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या हो गया, मैं क्या हो गया, होस्टिंगर हो गया। अब मैं एफिलिएट देना चाहता हूँ लोगों को, ठीक है। मैं लोगों को एफिलिएट दे रहा हूँ। मैंने ना एक रेट फिक्स कर दिया कि 60% मैं सबको दूंगा कमीशन, कोई भी मेरा एफिलिएट ले लो, ठीक है। लेकिन उसमें भी उसने क्या कर दिया कि जो लोग महीने में 5 होस्टिंग से ज़्यादा सेल कर रहे हैं ना हर महीने, मैं उनको ना एडिशनल 10% का कूपन कोड बना के दे दूंगा। अच्छा, तो मतलब क्या हो गया, इसमें तो कस्टमर का फायदा हो रहा है ना, कस्टमर का फायदा हो रहा है, प्लस में एफिलिएट भी ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है, मतलब जो ज़्यादा लेने वाले बंदे हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा दिए जाते हैं। जैसे होस्टिंगर आपको 60% दे रहा है, ठीक है, आप होस्टिंगर से बात करो, मैं तो आपकी हर महीने ना 150 होस्टिंग बिकवाऊंगा कम से कम। आप मेरे को 60 नहीं, आप मेरे को 70 का रेट लगाओ, मेरे को कमीशन ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैं हर महीने ज़्यादा देता हूँ। आप सपोर्ट पे बात करो, वो देगा आपको। एफिलिएट का मैम रेट सबका अलग अलग होता है, एक दिखाने के लिए फिक्स होता है, क्या समझे, दिखाने के लिए फिक्स है। हम भी अपने पैकेजेस लेके जाते हैं, हमारे डिजिटल मार्केटिंग के पैकेजेस है 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, ठीक है, पैकेजेस बने हुए हैं। लेकिन बाद में जब बातें होती है ना, वो नहीं इसमें ये काटो उसमें वो करो, वो क्या होता है, रेट अपने ही होते हैं। 15,000 का पैकेज होता है, नेगोशिएट करके वो 13,000, 12,000 पैसे क्लोज हो जाते हैं कई बार। कभी कभी कुछ बंदे होते हैं ठीक है 15 में डन करो, कुछ बंदे होते हैं नहीं आप काम ढंग से करो, आप 20 लो, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा भी, ठीक है। एफिलिएट के केस में भी ऐसा है, कोई कंपनी है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो उसकी होस्टिंग आगे सेल कर रहे हैं उसका एफिलिएट कमीशन जो मर्जी दे। कोई कोई बंदा तो 10% देता है, कोई कोई बंदा कहता है 100% ले लो, कोई कोई बंदा कहता है 200% ले लो, ऐसे भी बंदे बैठे हुए हैं। आप उसके मतलब एक तो वेबसाइट में एडसेंस से हो गया, हाँ, एक एफिलिएट से, एक एफिलिएट से हो गया, क्या है मतलब वेज, और उसके अलावा बहुत सारे वेज हैं, ठीक है, लेकिन उन सारे वेज को हम आज की क्लास में डिस्कस नहीं कर जर्नल पाएंगे। वेज में मेन कॉमन ये है, उन वेज को हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, वो भी हमारे पास एक शेड्यूल में है, ठीक है। हमारे पास मेजरली जो है एसईओ में 8 से 9 तरीके होते हैं कि आप कैसे उससे अर्न कर सकते हो, ठीक है। उसको एक्सटेंड करोगे तो और ज़्यादा वे हो जाते हैं, लेकिन एक वेबसाइट बना के ट्रैफिक ला के 8 से ज़्यादा तरीके हैं हमारे पास कि कैसे उससे अर्न किया जा सकता है, ठीक है। जिनमें सबसे मेजर अमेजोन, जिससे सबसे मेजर है एफिलिएट और एडसेंस। एडसेंस मैंने दिखा दिया, और एफिलिएट भी शायद मैंने आप लोगों को अगर दिखा रखा हो तो जैसे अब मेरे पास हो गया ये, ठीक है, होस्टिंगर का, तो नेटफ्लिक्स खुल रहा था, एक मिनट रुको, ये जैसे होस्टिंगर का मेरा एफिलिएट है। अब इस एफिलिएट में पेमेंट मैंने शायद निकाल ली हो, 0 ना दिखा दे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, जैसे मतलब कुछ किसी ने बाय करा तो $18 यहाँ पे 2024 में भाई क्या है $18 का पे आउट आ रहा है। जनवरी फरवरी में ये एक ही कमीशन मेरे पास अभी तक आया है, क्योंकि मैं इसका अभी मतलब इतना ट्रैफिक है नहीं मेरी वेबसाइट पे बेसिकली, ठीक है। अगर ट्रैफिक आता है तो फिर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। इसमें ये कुछ और पहले की भी चीज़ें हैं, ये तो खैर इसके बैनर है। रिपोर्ट्स पे अगर मैं जाके आपको कोई पुरानी रिपोर्ट अगर दिखाऊं, ऑल टाइम दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑल टाइम में $332 इतने का कमीशन मेरे को यहाँ से मिला हुआ है, मैंने इसकी इतनी होस्टिंग सेल करी हुई है, ठीक है। ये सर्वर फैक्ट्स के थ्रू सर? हाँ, ये सर्वर फैक्ट के थ्रू है, वहीं पे उसका एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। तो सर जैसे कह रहे हैं कि अभी इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा, वो मतलब अगर आपकी बैक लिंकिंग और एसईओ ऑन पेज उसकी वजह से मतलब कम कर रहे हैं आप उस पे काम, मतलब ये वजह है? मैम असल में टाइम नहीं मिल रहा मेरे को कि मैं उस पर मतलब भी काम मेन कर ये होता है कि जब हम किसी वेबसाइट पे उसके ऑफ पेज और ऑन पेज पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या मतलब उसकी रैंकिंग, इस वजह से ट्रैफिक कम हो जाता हो ना फिर साथ साथ? हाँ, वो तो कम हो जाता है लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता। सर्वर फैक्ट पे तो मैंने कभी ज़्यादा काम किया ही नहीं, वो तो बहुत लिमिटेड है, मैंने बस बना के डाल रखी है। हाँ, लेकिन उसके हमारे काफ़ी सारे कुछ कीवर्ड रैंक करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ रिवेन्यू आता है। अगर इसमें हुआ तो मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट 30 डेज में सर्वर फैक्ट पे कुछ आया नहीं आया। सर्वर फैक्ट्स कितनी बड़ी मतलब कितने पेजेस की बना रखी है जो रैंक के हिसाब से कि वो करे? बहुत कम। आप देखो ना इसकी इनकम का पोटेंशियल देखो आप, सर्वर फैक्ट पे 23 लोग आए हैं, कितने? 23 लोग। उन्होंने एक भी क्लिक नहीं करा पिछले एक महीने में। 23 लोगों पे 6 सेंट की इनकम होगी विदाउट एनी क्लिक। अब आप सोचो कितना पोटेंशियल है कि बिना क्लिक के इंप्रेशन में इतना मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ से। हालांकि 6 सेंट है बट सिर्फ 23 इंप्रेशन है, 23, सिर्फ 23। अगर यही 2300 होते तो कहीं ना कहीं $6 होते हैं हमारे पास। मतलब 2-2-2.5 हज़ार लोग अगर वेबसाइट पे आ रहे हैं डेली के, होस्टिंग के नीचे है आपकी यही कैटेगरी है, तो मोटा मोटी $6 तो आपके सिर्फ इंप्रेशन से हो गए, और क्लिक आएंगे वो अलग है, ठीक है। मतलब 2300 लोग आ रहे हैं, आप उसका 1.5% का CTR एड्स के ऊपर लेके चलो, ठीक है, और CPC जो होगी वो $1 से ज़्यादा की होगी। लगा लो हिसाब किताब कितना हो रहा है दिन के, आराम से $35 से $40 आराम से दिन के, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा। बाकी $35-40 तो
मतलब बहुत कम होते हैं वैसे तो। अगर दिन के हों तो ठीक है, महीने महीने में तो ये कुछ भी नहीं है। और एफिलिएट अगर आपका अच्छा चल जाता है, एफिलिएट में बढ़िया कमीशन है भाई, एक एक एफिलिएट पे आपको सही मिल जाता है। 1000 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं तो वहाँ पे एफिलिएट दबा के होता है आपका, 2-3% लोग तो खरीदते हैं, 1-1.5% ले लेंगे उसमें भी फ़ायदा ही है कि नहीं है। 1000 लोग आ रहे हैं, 2 लोगों ने 3 लोगों ने ले लिया, आपके $100-150 तो वहीं से निकल जाएंगे 2-3 लोगों होते ही। ठीक है, अब भाई आगे चलते हैं इसमें निच सिलेक्शन के अंदर। ये क्या हो गया कि आपको मतलब फाइंड करना है कि किस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है। आप गूगल ट्रेंड में उसका ट्रेंड देखो, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फिर गूगल एड, जो गूगल का एड्स वाला प्लेटफॉर्म है गूगल एडवर्ड, यहाँ पे आके उसके कीवर्ड का क्या देखना है, CPC देखना है। क्या देखना है? CPC देखना है। और CPC जितना अच्छा होगा उतना रिवेन्यू आपका क्या होगा यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और मेन चीज़ इसमें ये थी कि किस तरीके से आप निच सेलेक्ट करोगे। अब एक और वेबसाइट आती है हमारे पास गूगल ट्रेंड के अलावा, दैट इज एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स। क्या है? हाँ, इस पे जो ब्लॉगिंग के थोड़े बंदे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी नीचेस पे काम करते हैं, जो 200-300 वेबसाइट लेके बैठे हुए हैं, जिनकी एक अपनी इन हाउस टीम है फॉर द ब्लॉगिंग पर्पस ओनली, वो लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। मतलब उनको टॉपिक मिल जाए, वो हर किसी के ऊपर काम करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पास टीम बैठी है, राइटर्स बैठे, डिज़ाइनर बैठे हैं, आते बनाते काम करते हैं। ठीक है, द्वारका में एक कंपनी और गुड़गांव में एक कंपनी है, दोनों में हमारे स्टूडेंट एम्प्लॉय हैं अभी रिसेंटली। दोनों कंपनियां 200+ वेबसाइट लेके बैठी हुई है इन हाउस। कैसी? इन हाउस ब्लॉगिंग करते हैं भाई। एक कंपनी जो सर्विस देती है, एक कंपनी सिर्फ अपना इन हाउस काम करती है। जो द्वारका में कंपनी है, 3 फ्लोर है, 124 से 125 एम्प्लॉय हैं, सिर्फ ब्लॉगिंग के दम पे। किसके दम पे? सिर्फ ब्लॉगिंग के दम पे। पूरी बिल्डिंग है भाई, तीनों फ्लोर पे सिर्फ ब्लॉगिंग होती है। 200+ वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं वो लोग, और टारगेट कंट्री, CPC ये सब देख के वो काम करते हैं। एक्सप्लोडिंग टॉपिक, ये वेबसाइट आपको बताएगी कौन सी चीज़ ट्रेंड में जा रही है। मतलब एक हो गया आप सर्च कर रहे हो, हाँ इस चीज़ के ऊपर काम करूँ, इस चीज़ के ऊपर काम करूँ। एक हो गया काम किस पे करूँ। क्या हो गया? काम किस पे करूँ, ऊपर कौन सी जा रही है। मेरे को सर्च क्यों करना पड़ रहा है कि ये चीज़ ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि जो ऊपर जा रही है। ठीक है, लाइक मैं अगर मार्केटिंग फील्ड में आपसे कहूँ कि आप लोग काम कर लो, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे लर्न करते हैं, ये ऊपर जा रही है, इस पर काम करो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं कहता हूँ आप AI की वेबसाइट बनाओ, ऊपर जा रही है, AI की वेबसाइट आप बना लो। कोविड बढ़ रहा है, इसके ऊपर वेबसाइट बनाओ, कोविड का कंटेंट लोग सर्च कर रहे हैं, लो आप बना लोगे। तो मैंने आपको बताया, आपने बना ली। अब मैं बतानी बंद कर दूं और बोल दूं अपने एंड से ढूंढ लो, मेरे पास का नहीं है हर बार ऐसे बताना। तो एक्सप्लोडिंग टॉपिक वाली वेबसाइट पे जाओ। किस पे? एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स। ये लो मैं यहाँ पे आ गया। अब ये वेबसाइट आपको बताती है क्या ऊपर जा रहा है, इसका यही काम है भाई। ये लो, ये ढूंढती है असली वायरल चीज़ें कौन सी भाग रही है पिछले 5 साल, 2 साल, 3 साल में, सारे स्टैट्स होते हैं यहाँ पे। अब ये AI इमेज एनहेंसर, समझ गए ना क्या ये? इसका ट्रेंड तो ऐसे मतलब पूरा रॉकेट हो गया। 23 और 24 में तो इसका पूरा सीधा डंडा होने वाला है। ये सीधा तो इसका हुआ है खैर, डाटा लेक हाउस। बट आप ये देखो AI इमेज एनहेंसर, ये पता है क्या है? गंदी सी इमेज तो फटी हुई, उसको अच्छा कर देगा, HD में बना देगा। मतलब ये इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ब्लर इमेज दो, ब्लर को सही करके दे देगा, HD बना के दे देगा उसको। तो लोग इसके AI क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे? आप अपनी जो भी आपके पास डोमेन होगा ना, उसमें कैटेगरी बनाओगे इमेज से लेके, और उसके अंदर AI इमेज से लेके बना सकते हो। और उसके अंदर फिर एनहेंसर की कौन सी वेबसाइट होती है, उनके रिव्यू डालना स्टार्ट करोगे, उनके अलग अलग टॉपिक्स पे काम करोगे। मतलब आपको पता चल गया कौन सी चीज़ भाग रही है, AI इमेज एनहेंसर भाग रही है, इस पे काम करना स्टार्ट करो। आपके पास फंडिंग है, आपके पास पड़े हुए हैं 5-6 लाख जेब में, आपका बैंक अकाउंट बढ़िया है। आप क्या करोगे? एक काम करते हैं, टेक की नॉलेज मेरे को है, डेवलपर मेरे फ्रेंड है, एक काम करते हैं अपना ही AI इमेज एनहेंसर बना डालते हैं। SEO हमने सीखा हुआ है, उठा के SEO कर देंगे। AI इमेज एनहेंसर गूगल पे कोई सर्च करेगा, महीने के 1,10,000 सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी है। ऊपर इसकी तरफ, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैं अपना टूल बनाऊंगा, 1,10,000 की ऑडियंस तो मेरी अभी से बैठी हुई है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मे भी और ज़्यादा बढ़ जाए। अपना टूल बना के SEO करके ऊपर ले आओ,
AI इमेज एनहेंसर, स्टार्टिंग की कुछ इमेजेस मैं फ्री दे दूंगा, बाद में मैं पे कर सकता हूँ। शुरू की सर 3 आप तो ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, जैसे हाँ। टूल बनाना, तो ये टूल बनाना ये नहीं, मेरे लिए देखो जर्नल है, आप लोगों के लिए मे भी ना हो, नहीं हम लोग करते रहते हैं बेसिकली। हम जैसे एसईओ हाँ। की नॉलेज में है, लेकिन टूल बनाना मतलब ये क्या चीज है, जैसे ये नहीं, सब। टूल आपको नहीं बनाना, मतलब मैंने वही कहा ना, डेवलपर आपका फ्रेंड है, एसईओ आपका आता है, ठीक है। आपने बोला अभी हो जाएगा, वो बोला हाँ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, डेवलपर है, मैंने उसको मैसेज डाला भी स्टूडेंट का CRM बनाना है, हो जाएगा, वो कह रहा हो जाएगा, मैं ठीक है बना दे, खत्म। अब मेरे को थोड़ी आता है वो CRM कैसे बनेगा, क्या है, उसको पता है वो कैसे, मेरा क्या काम होगा उसको बूस्ट करना, ठीक है। हमने देख लिया AI इमेज एनहेंसर, क्यों ना इसकी एक वेबसाइट बना ली जाए, बनाई, डाली, खत्म। मतलब ये उन बंदों के लिए है जिनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, या फिर उनको ऑलरेडी कुछ चीज़ आती है, या फिर उनको नहीं पता क्या स्टार्ट करना है और जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आओ, सर्च करो, मिल जाएगा, खत्म। AI भाग रहा है, AI में क्या करूँ, AI इमेज एनहेंसर बना लो आप। AI इमेज एनहेंसर नहीं बना रहे ना, तो जो AI इमेज एनहेंसर की कंपनी है, ठीक है, उनके साथ बात कर लो कि सर मेरे को SEO आता है, लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए कि आपने और पहले 4 वेबसाइट को रैंक करा रखा है, फिर आप इनको पिच कर पाओगे, ठीक है। लेकिन ये बात है कि हम अपने लिए क्या स्टार्ट करें, उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये डाटा लेक हाउस है, मुझे नहीं पता ये क्या है डाटा लेक हाउस, इसको एक बार सर्च करके देखते हैं, डाटा लेक हाउस। ये डाटा लेक हाउस क्या है भाई, व्हाट इज डाटा लेक हाउस, व्हाट इज डाटा लेक हाउस, भाई कुछ तो है, कुछ तो है, नहीं पता, मेरे को समझ नहीं आया। डाटा लेक हाउस कोई वेबसाइट तो नहीं आई, डाटा ब्रिक करके वेबसाइट आ रही है जो बता रही है डाटा लेक हाउस क्या है, और डाटा इज अ न्यू ओपन डाटा मैनेजमेंट पर, मे बी ये कोई टॉपिक है, इंफॉर्मेशनल टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट, अगर ब्लॉग इसके ऊपर लिखना चाहते हो, पहले रिसर्च करो, ब्लॉगिंग वगैरह लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका इतना फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ एडसेंस कर पाओगे, आप एफिलिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल टॉपिक है। हाँ, अगर ये कोई वेबसाइट होती, कोई प्रोडक्ट होता, तो मैं क्या करता, मैं एफिलिएट की अपॉर्चुनिटी ढूंढता, मैं देखता कि क्या ये बंदे एफिलिएट दे रहे, मैं फिर उस पर वेबसाइट बनाता, उस पर कंटेंट डालता, एक कैटेगरी बना के, एंड एफिलिएट भी करता, एडसेंस भी करता, दोनों करता, और इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मेरे लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता ये क्या है, MLOPS, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, इसके लिए भी लोग सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके लिए भी लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आप अब इसमें काम कर सकते हो, अगर ये कोई कोर्स है मशीन लर्निंग ऑपरेशन, इस चीज़ का अगर कोई कोर्स होता है, कोई बंदा करा रहा है, कुछ ऑनलाइन किसी का कुछ है, ठीक है, आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करो इसके ऊपर, और आप सारे वो कंटेंट लिखो कि कहाँ से इस चीज़ को सीखे, कहाँ से पढ़े, और उन बंदों के पास जाओ जो ये चीज़ कर रहे हैं, उनसे एफिलिएट ले लो, आपका काम हो गया, एफिलिएट वहाँ से हो जाएगा। क्या है, कैसे करते हैं, एडसेंस भी हो गया, एफिलिएट भी हो गया। इस चीज़ के ऊपर भी काम किया जा सकता है। 49,000 सर्चेज हैं, 99x की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, इवन बहुत सारे जा रहे हैं। लूप ईयर प्लग, भाई ये कुछ नया लग रहा है, ये क्या है, लूप ईयर प्लग .in एक वेबसाइट है, बेसिकली .in की वेबसाइट है, इंडियन वेबसाइट है, और लूप ईयर प्लग्स जो है वो ऊपर जा रही है, क्या जा रही है भाई, ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही है तो ये देखो, क्या ये बंदा एफिलिएट देता है, एफिलिएट प्रोग्राम, आपको पता है ये वेबसाइट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। इसके प्रोडक्ट देख लो क्या है, इसके प्रोडक्ट क्या है भाई, ये, ठीक है, इस टाइप के में भी ईयर प्लग्स है, ठीक है, या फिर ये नॉइस सेंसिटिविटी, ये जो भी ट्रैक करने का एक प्रोसेस है। अब आप इसके ऊपर एक वेबसाइट बना सकते हो, इस वेबसाइट का सेम नेम यूज करके नहीं, आप अपनी एक निच आपको मिल गई, मैं तो ना ईयर प्लग के ऊपर एक वेबसाइट बना देता हूँ, ये वेबसाइट मेरे को एफिलिएट दे रही है, क्यों ना इस वेबसाइट का मैं एफिलिएट कर लूँ। आप ईयर प्लग के ऊपर एक पूरी वेबसाइट बनाओ, कंटेंट डालो, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लोग आएंगे, पढ़ेंगे, बेस्ट कौन से होते हैं, कहाँ से बाय करने चाहिए, और फिर आप यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन में आगे देख लेना कि एफिलिएट में ये क्या देते हैं, कमीशन एंड ऑल। इट्स 100% सेफ, ये तो चलो ठीक है, कमीशन दिखा दो भाई कितना है। गेट पेड, गेट स्टार्टेड, डिटेल मांग लेगा, और फिर मे बी या तो कॉल पे कनेक्ट करें ये लोग, या फिर इम्पैक्ट से दे रहे हैं। भाई कहाँ से दे रहे हैं, इम्पैक्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप एफिलिएट दे सकते हो किसी को, ठीक है।
तो यहाँ पे अब इसका कमीशन रोल 15% मिलेगा भाई, 15% यूएसडी ऑनलाइन एग्रीमेंट है, 15% यूएसडी सेल। $15 दे रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ पे 15 रुपये आपको मिलेंगे। इसकी वेबसाइट पे देख लो इसके प्रोडक्ट कितने के हैं, लाइक ये जैसे दे रहे हैं, ये भाई कितने रुपए का है, 5,000 रुपये का है। 5,000 का 15% कितना हो जाता है, 15 पंजे कितना हो गया, 75 हो गया ना। तो 750 रुपये कमीशन मिल जाएगा आपको अगर ये बिकवा दिया, ये बिकवा दिया तो 750 रुपये कमीशन है। और ये वेबसाइट बढ़ रही है, ट्रेंड बढ़ रहा है इसका, ठीक है। और मतलब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। आप इसके ऊपर का भी एक रिव्यू डाल सकते हो बना के कि ये वेबसाइट कैसी है, कैसे है, क्या है। अब मैं आपको होस्टिंगर को दिखाता हूँ कि मैंने होस्टिंगर को कैसे कवर करा, क्या करा, कैसे कवर करा। देखो भाई, सर्वर फैक्ट जब मैंने वेबसाइट बनाई थी ना, फाइंड करना होता है कि अगर मैं होस्टिंगर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला उसके लिए, क्या समझे, मैं उसके लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास एक बंदा है जिसको मैंने ऐसे टॉपिक्स भेजे थे, लेकिन मैं पहले आपको होस्टिंगर का दिखा दूँ, फिर वो दिखाऊंगा कि कैसे हम कुछ भी ना छोड़े, उसके आइडिया कहाँ से मिलते हैं। ये एक मैं आपको शीट दिखा रहा हूँ जो मैंने अपने लिए कभी बनाई थी, आज से बहुत साल पहले, मतलब 2-3 साल हो गए, बहुत साल, 5-10 नहीं। शीट में चलते हैं और इस तरीके से हमने टारगेटिंग करी थी। देखो ऑल कीवर्ड है मेरे पास, ये क्या है, होस्टिंगर वर्सेस होस्ट गेटर, होस्टिंगर वर्सेस ब्लू होस्ट, होस्टिंगर वर्सेस गोडैडी, होस्टिंगर, A2 वेब। होस्टिंगर के जितने भी वर्सेस के कॉम्पिटिटर थे जो गूगल पे सर्च होते थे, लाइक उनका 320 लोग महीने में सर्च कर रहे हैं, 10 लोग भी, मैंने ना 10 वालों को भी नहीं छोड़ा। इसको हम कहते हैं साइलो स्ट्रक्चर, कि एक चीज को पकड़ के उसके सारे टॉपिक्स को कवर करना, ठीक है। अब मेरे को एक मिल गया कि होस्टिंगर को मैं अगर एफिलिएट करना है तो मैं इसका सब कुछ कवर करूंगा, सब कुछ कवर, इसके वर्सेस वाले सारे कीवर्ड, ठीक है, फिर इसके रिव्यू वाले सारे कीवर्ड, फिर बेस्ट क्या होती है वो सारे कीवर्ड्स, मतलब वो सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। होस्टिंगर क्या है, कैसी है, उसके कंपैरिजन में उसका प्लान कैसे, सब कुछ मैं अब देने वाला हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ से 19 से 20 ब्लॉग तो मैंने यही बना डाले। और क्या मेरी रैंकिंग इन पे आई, देख ले, ये सर्वर फैक्ट का स्टैट्स है भाई हमारा। रैंकिंग तो इस पर बहुत मतलब कम ही, देखो सर्च वॉल्यूम कम था तो ट्रैफिक भी कम ही आएगा, लेकिन आप ये चीज़ यहाँ पे देखो, मेरे पास कीवर्ड आए या नहीं आए ये बता दो। मैंने इस कीवर्ड के लिए काम करा, 642 इंप्रेशन आए, 1 लोग क्लिक करके आया। होस्टिंगर वर्सेस विक्स, 63 लोगों ने सर्च करके देखा और 3 लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट पे आए। फिर और भी है ऐसे, होस्टिंगर वर्सेस आईपेज, कोई क्लिक करके नहीं आया बट स्टिल हमारी एक रीच गई वहाँ पे, क्या हुआ, स्टिल लोगों ने देखा है भाई। मतलब मैंने जो ये टारगेटिंग करी थी वो रैंक कर रही है या नहीं कर रही है, वो रैंक कर रही है और वो रैंक करेगी क्योंकि हमने उसका ऑन पेज करके डाला है। वेबसाइट पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से हमने होस्टिंगर पे काम किया था, सर्वर फैक्ट पे आप देखोगे तो मेन्यू के अंदर पूरा मैप बना रखा है होस्टिंगर रिव्यू, सॉरी होस्टिंगर, ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर का। फिर आ गया होस्टिंगर वर्सेस में ये सारे, क्या वर्सेस में ये सारे ब्लॉग भाई हमने यहाँ पे बना के डाल रखे हैं। इवन और भी हैं, जितने थे हर एक ब्लॉग यहाँ पे मिल जाएगा, बट सारे हमने मेन्यू में नहीं डाले। और ये ब्लॉग कैसे होते हैं वो दिखा देता हूँ। ये तो हो गया होस्टिंगर का एक पूरा मतलब कैटेगरी हमारी जो होती है होस्टिंगर वाली, ठीक है। और ये हमारे ब्लॉग हो गए। अब इस वेबसाइट में ना कुछ चीज़ें कस्टमाइज की हुई हैं। आप साइड बार देखोगे ना, ये पूरा कस्टम बना रखा है। साइड बार जो है हर पेज पे कस्टम है, क्या है, हर पेज पे कस्टम है। फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट अभी नहीं है। एक होस्टिंगर का बनाया था, एक शायद बिग रॉक का बनाया था, बस 2 ही साइड बार बनाए थे। तो यही आपको अलग अलग चीज़ों पे मिलेंगे, बट होस्टिंगर के पेज पे आपको होस्टिंगर का साइड बार मिलेगा। और यहाँ पे हमने एफिलिएट लिंक और इवन इसको फिक्स किया गया है। देखो आप स्क्रॉल करोगे ना, ये यहाँ पे अटक जाएगा। एक प्लगइन का यूज़ करा है जिससे साइड बार क्या हो गया, फिक्स हो गया। दूसरा प्लगइन यूज़ करा कि मैं जिस कैटेगरी पे चाहूँ वही साइड बार दिखाऊँ, क्योंकि कल को मैं आई पेज भी लेके आऊँगा, मैं बिग रॉक भी लेके आऊँगा, मैं गोडैडी भी लेके आऊँगा, मैं 10 और चीज़ें लेके आऊँगा। तो जिसका एफिलिएट कर रहा हूँ उसके साइड में उसी का ही दिखाना है, ताकि एक UI UX बढ़िया हो जाए। बाय करने का मूड है, साइड में दिख रहा है, लो बाय मार के बाय कर लिया। अब ये कंटेंट मैं कैसे देता हूँ भाई, इस तरीके से देता हूँ। बिल्कुल सिंपल कंटेंट है, इधर टेबल बना के डाल दी, इधर ये ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, कंटेंट एंड ऑल एंड दैट्स इट, खत्म। पहले हमने इसको एलिमेंटर में बना रखा था, दिखने में बहुत बढ़िया वेबसाइट थी। एलिमेंटर दिक्कत कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी।
क्योंकि हम मल्टीपल प्लगइन यूज़ कर रहे थे इस वेबसाइट पे, तो एलिमेंटर के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। एलिमेंटर यूज़ करो, ज़्यादा प्लगइन यूज़ मत करना वरना वो दिक्कत करेगा, ठीक है। फिर हमने एलिमेंटर हटा दिया और उसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी सी बेकार होगी अब, और इसको पूरे को सही करना पड़ता, टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने इस पर भी काम करना फिलहाल छोड़ रखा है। बहुत टाइम हो गया है, मैंने इस पर कुछ नहीं डाला। इवन इसकी पब्लिश डेट अगर मैं दिखाऊँ तो अभी दिख नहीं रही, बहुत पुरानी है, ठीक है, आज से बहुत पहले हमने इसको डाला था। ऐसे ही होस्टिंगर के किसी और पेज पे जाओगे, यही सेम लेआउट एंड डिज़ाइन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं। ये इधर बना के डाल दिया, इन सब में एफिलिएट लिंक लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को बाय करना है, आओ लो बाय करो, दैट हो गया। और सब कुछ हम कर नहीं रहे, लिमिटेड चीज़ें कर रहे हैं। फिर और भी टॉपिक्स थे जिनके लिए हमने काम करा, लाइक ये वाला ब्लू होस्ट, शेयर्ड होस्टिंग। फिर हमने सोचा कि शेयर्ड होस्टिंग लोग बहुत खरीदते हैं, क्या करते हैं, हमने टॉपिक निकाले कौन सी टॉप ब्रांड है इंडिया के अंदर जो शेयर्ड होस्टिंग सबसे बढ़िया देती है। तो उन सब को निकालने के बाद हमने देख लिया कि ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, नेमचीप, ड्रीम होस्ट, ये सारे जो हैं सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं से बाय करते हैं। तो इन सब का शेयर्ड होस्टिंग का ब्लॉग बना के डाल दिया, इसका एक अलग साइलो बना डाला। जो टॉप होस्टिंग ब्रांड्स थी वो ये थी, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, होस्टगेटर, ये पहले तो सारी ब्रांड निकाल ली। फिर इन ब्रांड्स का ये देखा कि ये कौन कौन सी होस्टिंग देते हैं, क्योंकि होस्टिंग मल्टीपल टाइप की होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास है भाई एक होस्टिंग है इनमोशन, इनमोशन बिजनेस ओनर होस्टिंग देती है, रीसेलर वाली देती है, सर्वर्स वाली देती है, वीपीएस देती है, डेडिकेटेड देती है, वर्डप्रेस देती है, अलग अलग देती है। तो पहले तो इन सबका ये निकालिए क्या क्या देती है, ठीक है। फिर उसमें से देखा कि शेयर्ड होस्टिंग कौन कौन दे रहा है, तो जो जो शेयर्ड होस्टिंग दे रहे थे उन सबको हमने उठा के इधर में डाल दिया, और इतने ही हमें मिले, फिर खत्म, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो वर्डप्रेस वाली होस्टिंग दे रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनी है, वो क्या क्या होस्टिंग्स होती हैं, तो वो सारी कंपनीज हमने निकाल ली, ठीक है। फिर होस्टिंगर खत्म होने के बाद मैंने काम स्टार्ट करा होस्ट गेटर पे, किसके ऊपर, होस्ट गेटर पे। होस्टिंगर खत्म, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया होस्ट गेटर। होस्ट गेटर जितना भी देता है उसके हर टाइप की होस्टिंग के टाइप के अकॉर्डिंग मैंने ब्लॉग बना के माइक्रो बिल्कुल करके डाल दिया, ठीक है। ये कैसे डाला, क्या करा, रिसर्च कैसे करी, कीवर्ड का टूल कौन सा यूज़ करा, और इसके अलावा ये शीट बनाई जब मैंने इसको कंटेंट राइटर के साथ कंटेंट डिलीवरी का कैसे मैंने मैनेज करा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक टाइम पे हमने मैनेज करी हैं, की हैं, और ये बहुत बेसिक लेवल है अभी। इस पर आप जब करोगे तो और समझ आएगा, मतलब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर एक शीट कैसे बना के आप उसको मैनेज करोगे। ये तो बहुत छोटी सी शीट है, मेरे पास और भी बहुत लंबी चौड़ी शीट है जिसमें 300-400 ब्लॉक का एक प्रॉपर कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में 300-400 ब्लॉक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी सब पड़ा हुआ है। खैर कोई नहीं, उनमें से कुछ भी अब चल नहीं रहा, क्योंकि हम जब 4 पार्टनर काम कर रहे थे तो फिर चारों अलग हो गए, ठीक है। एक अपने एजेंसी कर ली, एक अभी यूएस शिफ्ट हो गए हैं, एक मैं यहाँ पे हूँ, और चौथा पहले माधुरी थी, वो भी काम कर रही थी इस पर। तो माधुरी भी अभी वो जो जॉब वगैरह करने लगी थी, तो फिर टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया, अलग अलग हो गया। अभी ये वेबसाइट मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैं बीच बीच में इस पर काम करवा रहा था, मेरे पास जो स्टाफ होता था उसकी हेल्प से। मेरे को एग्जैक्टली टाइम नहीं दिख रहा कितना है, एक घंटा समथिंग की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। अब भाई अब क्या करें, अब इसमें और देखते हैं आगे क्या होगा, किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट का मैप एंड ऑल क्रिएट करते हैं, ठीक है। बट वो अब आज की क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे मैप वाला पार्ट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मैं सोच रहा हूँ उसको अलग से ही लेके चलूँ, ठीक है। बेसिकली यही दिखाना था, निच सिलेक्शन कैसे करोगे। एक्सप्लोरिंग टॉपिक में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब ऊपर नीचे जाके उसमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके देख सकते हो। ऐसे ही गूगल ट्रेंड में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, इधर उधर उसमें देखोगे, हाथ पाँव मारोगे तो समझ आएगा। देखो एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स, ठीक है। इसमें ना आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं काम करता हूँ भाई सेल्स के लिए, तो वो सेल्स कैटेगरी के कीवर्ड आपको निकाल के देता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो सेल एंड ऑल वो सब। अब मैं अगर काम करता हूँ फैशन कैटेगरी में, मेरे को कुछ चाहिए, या फिर एआई में कुछ चाहिए, ठीक है। एआई में कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही चल रहे हैं आजकल एआई, ठीक है। तो एआई में देखो ये एआई है भाई जो भाग रहे हैं आजकल, ठीक है। इन एआई के अगर एफिलिएट आते हैं ना ले लो, क्योंकि सर्चेज जिसके ज़्यादा हैं, देखो यो डायो
बिल्कुल ही पूरा देख रहे हो मतलब कितना रॉकेट हो गया इसका, सबसे ज़्यादा जा रहा है। और मेन चीज़ है कि 4,50,000 सर्च वॉल्यूम है। कितना? 4,50,000। बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। ये अगर एफिलिएट दे रहा है ना, इसका ले डालो यो डायो। ये लो भाई साहब एफिलिएट दे रहा है ये। प्राइसिंग एफिलिएट 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 नहीं देख पता चल रहा। एआई एफिलिएट देख लें इसका, एफिलिएट प्रोग्राम वीडियो नहीं यार, इसका एफिलिएट नहीं मिल रहा भाई। वो बंदा एफिलिएट नहीं दे रहा, हम उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप वैसे सिंपल ब्लॉग बनाना चाहते हो उस वेबसाइट के, इंफॉर्मेशन देना चाहते हो लोगों को, दे सकते हो, क्योंकि 4 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएंगे, उसके बारे में जानने वो क्या है, कैसे काम कर रहा है, अलग अलग चीज़ें। वीडियो.ai कुछ भी बना रहे हैं लोग, वीडियो, हर चीज़ की वीडियो बन जाएगी भाई। प्राइसिंग आप देख लो, ये दे रहा है एफिलिएट। हाँ ये दे रहा है भाई एफिलिएट, ठीक है ना। हाउ डज एफिलिएट वर्क, प्रोग्राम क्या है, कैसे है, दे रहा है पूरा एफिलिएट। इवन उसी पेज पे आए थे हम इसके। एफिलिएट पे कमीशन कितना दे रहा है? अर्न 20% ऑफ द रेवेन्यू यू ब्रिंग। इसकी प्राइसिंग क्या है? ये दे रहा है, ओ भाई इसकी तो इतना महंगा है क्या ये? $360 पर मंथ पर ईयर, 6,000 मिनट मिलेगी भाई इसमें। 360 मतलब स्टार्टिंग प्लान ही कितना जा रहा है इसका? $216 तो स्टार्टिंग है, और ईयरली दे रहा है। मंथली का तो इसने दिखाया ही नहीं, कोई हिसाब किताब है इसके पास। मंथली यहाँ से ऑन कर लेते हैं फिर पता चलेगा। $30 मंथली है। $30 यानी 20% कितना हो गया? 3 दूनी $6 तो आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। $6 हो जाता है 480 रुपये कम से कम। सर ये नॉर्मल प्रो? हाँ ये नॉर्मल प्लान है, प्रो प्लान है। मतलब अगर कोई बाय करना चाहता है इसका प्लान, इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा। वीडियो.ai का ट्रेंड कैसा जा रहा है। इसका कोई प्लान बाय करेगा $30 है, $30 का 20% ही आपको देगा $6। $6 8 6 48, तो 500 रुपये एक सेल का है। 500 रुपये एक सेल का, अगर आप निकाल सकते हो इसकी सेल तो बात बन जाएगी। 500 रुपये कमीशन है। आपको लग रहा है 300 रुपये की ऐड चला के एक सेल आ रही है, 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, चला दो इसकी ऐड, दुनिया भर की ऐड चला दो फिर, ठीक है। इसका एफिलिएट कर दो फिर। लोग बहुत करते हैं एफिलिएट में, ज़्यादा कमीशन होता है ना। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को बिकवा के मेरे को 2,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अब उसको बिकवाने के लिए एसईओ करता हूँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है। उस टाइम तक मुझे नहीं पता ट्रेंड ऊपर नीचे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर मैं ऐड रन करता हूँ 500 रुपये 600 रुपये पे एक लीड, एक सेल मेरी आ रही है, बाकी जो बच गया वो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं ऐड से ही कर दूंगा ना एफिलिएट। मैं तो वेट ही नहीं करूंगा ना ऑर्गेनिक ट्रैफिक और उस विजिटर्स का, मैं तो सीधा ऐड से ही ले खत्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि 4-5 हज़ार स्पेंड करने के बाद आपको एड्स एफिलिएट से जो कमीशन मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ठीक है। मान लो 4-5 हज़ार की ऐड चलाने के बाद 2,000 रुपये आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं 500 रुपये की ऐड चलाने के बाद 2,000 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है, फिर तो करोगे आप, ठीक है। फिर उस सामने वाले बंदे को ऐड रन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ही करके दे दोगे उसके लिए। इसीलिए क्या होता है, जो होस्टिंग कंपनी होती है वो अपना एफिलिएट सिस्टम ऐसा रखती हैं कि 60% ऑफ द वैल्यू, इतना ऑफ द वैल्यू आपको $60 फिक्स देंगे। मतलब वो इतना दे देते हैं कि आप ही उसका प्रमोट कर दो। अब उसके स्कीम में क्या होगा, आपने अपनी वैल्यू निकाली, ये ठीक है, सही बन रहा है, आप करना स्टार्ट कर दोगे। उसको कुछ नहीं करना, दूसरे ही लोग आपको प्रमोट कर देंगे, जो उसके प्रमोटर्स होंगे, जो उसका एफिलिएट करने वाले बंदे होंगे, वही आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। और एफिलिएट किया भी इसीलिए जाता है, जो कंपनी भाग रही है, जो कंपनी सही जा रही है, अगर वो एफिलिएट ले आती है ना अपने प्लेटफॉर्म पे, उसकी जो ग्रोथ है वो 2x या 4x जा सकती है। मतलब इतने लेवल तक उसको इंक्रीज किया जा सकता है सिर्फ एक एफिलिएट देने से। और एफिलिएट का कमीशन अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि फिर वो लोग अपना हिसाब लगाएंगे कि क्या करने से कैसे, और अगर वैसा है तो कर दो, कर देते हैं, समझे। वापस से हमारी शीट पे आते हैं। तो जो आज का हमारा था कि भाई एक्सप्लोरिंग टॉपिक और गूगल ट्रेंड, इसी के ऊपर बेसिकली हमें डिस्कस करना था। जस्ट मुझे बताना था कि भाई क्या है। अगली वेबसाइट में देखेंगे कि
अगली क्लास में कि जो मैप बनता है वेबसाइट का, कि किसी कैटेगरी को मैंने पकड़ लिया, अब उसके सब टॉपिक्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, वो वाली चीज़ को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक एग्जांपल मैं ढूंढ लेता हूँ जो मैंने आप लोगों से कहा था कि और टॉपिक्स कैसे मिलते हैं। मेरे पास पुरानी चैट नहीं है, सॉरी। मिल रही है। फ़ोन में देख लेता हूँ, इसमें चैट पड़ी हुई है। नहीं मिल रही। कीवर्ड के आइडिया थे बेसिकली कि कैसे कैसे होते हैं। देखो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे कवर करना चाहते हो। आप उसका रिव्यू देना चाहते हो, उसके हिसाब से कवर करोगे, या फिर आप कंपेयर करके दिखाओगे किसी के साथ, इस तरीके से आप उस पर कॉन्टेंट जनरेट करोगे। उसके ऑल्टरनेट बताओगे आप, ठीक है, इस टूल के ये ऑल्टरनेट है, इस तरीके से आप कंटेंट को कवर करोगे। हमारे ऊपर है हम किसी चीज़ को किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अपने ऊपर होता है, ठीक है। सबका अलग दिमाग चलता है, कोई खिलाफ होता है, कोई साथ होता है, ठीक है। कि मैं तो सिर्फ इसके पॉजिटिव में ही बोलूँगा, और कुछ होता है कि नहीं मैं इसको नेगेटिव में ही प्रमोट करूँगा और उसी से मेरा भागेगा, ठीक है ना। जैसे मीडिया होती है, मीडिया क्या करती है, हमेशा नेगेटिव ही बोलेगी, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं बताएगी इस बंदे ने भला कर दिया, चलो भाई बहुत बढ़िया, हमारा न्यूज़ चैनल कहता है कि इसका और आगे जाके अच्छा, कभी नहीं होता। नेगेटिव से ही भागते हैं उनका चैनल। तो कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसके सारे प्रोस को पकड़ के कि ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ लोग कॉन्स, कुछ लोग होते हैं कि हाँ दोनों को प्रोस कॉन्स बता के एक ऑनेस्ट रिव्यू रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बुरा बता के भी कहते हैं हाँ बाय कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है, मैंने तो बता दिया, ठीक है। तो सबका अपना कंटेंट कवर करने का एक तरीका है, ठीक है। इवन कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट मंगा के दिखा के सब खोल के देखो ऐसा 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 है। कुछ लोग होते हैं कि ये है देख लो, ठीक है, हाँ ऊपर से दिखा दिया डब्बा, या फिर फ़ोन बता दिया ये वाला नया फ़ोन आया ले सकते हो। टेक्निकल गुरुजी फ़ोन ला के उसके पूरा चीज़ रन दिखाता है, ठीक है। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो वेबसाइट आपको गूगल खोल के बताएंगे ये वाला फ़ोन आ चुका है, समझ रहे हो ना। तो कवर कर रहे हैं दोनों एक ही चीज़ को, लेकिन अलग अलग वे में, ठीक है। और दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस भी है भाई, ठीक है। जो फॉलोवर है उसको देखेंगे चाहे वो जैसा मर्जी कंटेंट दे रहा हो, क्योंकि फॉलो कर रखा है, क्योंकि उनको उनका कंटेंट पसंद है, चाहे वो जैसा मर्जी हो, ठीक है। ये रीज़न होता है। अब स्टॉप करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को सर ये एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स पे मैं गई थी साथ साथ, तो कुछ प्रो में उन्होंने वो छुपा देते हैं, मतलब अपना भी उनका। हाँ मैम, वो तो बेचने का तरीका है ना उनका, वो इतना डाटा आपको दे रहे हैं। तो ये जो एक्सप्लोरिंग टॉपिक्स बेसिकली ये वेबसाइट्स ही हैं, मतलब जो ट्रेंड में जा रही है, जिनका एफिलिएट लेना है।
ये वेबसाइट हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई टर्म्स हो सकती है, कोई अलग अलग चीज़ें हो सकती है, मतलब है कुछ ना कुछ ये जो ट्रेंड में जा रही है, आपको सुनने ढूंढना में पड़ता है उनमें से। मुझे बड़ा तो ऐसे लग रहा था कि ये वेबसाइट से ही है, क्योंकि इन्हीं का तो एफिलिएट लेना है, अगर मतलब इनका हमें समझ आता है वेबसाइट से है या जो भी इनका प्रोडक्ट है या कुछ भी है, मतलब यही चीज़ है ना। बेसिकली है तो वेबसाइट ही मैम, है तो वेबसाइट ही सारी, मतलब मोस्टली वेबसाइट ही आती है नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो। और किसी को कोई डाउट? नहीं, लीव कर सकते हैं।